नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ अपडेट्स लेकर के आया हूँ मेवात और नूह के दंगों पर, जो कि अब गुरुग्राम तक पहुँच चुका है। और गुरुग्राम पे तो हालांकि कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से बड़ी-बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग जो 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट टाइप का जो प्रॉपर्टी में रहते हैं, वो जब खिड़की खोलते हैं और तब उन्हें जो आगजनी दिख रही थी और सड़कों पे जिस तरह से भीड़ आई थी और गाड़ियों में आग लगा रही थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए वह दृश्य काफ़ी भयावह रहा होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ वैसी जानकारी दूँगा जो अभी तक मीडिया में नहीं है, और जो होम मिनिस्ट्री में मेरे कुछ सोर्स हैं, तो वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है कि इस दंगे को रोकने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, कहाँ फेलियर हुआ, अब क्या किया जा रहा है, किस तरह की प्लानिंग है कि आगे इस तरह की घटनाएँ ना हो। और भाजपा सरकार की साख जो है दाँव पे लग चुकी है, चाहे सेंटर हो या फिर हरियाणा हो, इन दोनों जगहों पे, और बाकी भी अगर आप देखेंगे मणिपुर में जिस तरह से पुश किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले कुछ वो जो कट्टर टाइप के समर्थक होते हैं ना भाजपा के, जो कुछ भी हो जाए वो पार्टी की जय जयकार करना, मतलब वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो हो सकता है मेरी तरह के पत्रकार हों, ट्विटर पे या इंस्टा पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, अपने विचार लिखने वाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, ये सब हो। वो जो है किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रैंडम एक्सक्यूज लेकर के आता है और फिर वो आपको यह बताने की चेष्टा करता है कि नहीं 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 नहीं, तुमने देखा कैसे तुरंत एक्शन हुआ और तुरंत हटा लिया गया। तो सबसे पहले मैं ये 4-5 उनके जो मिथ्स हैं जिनको फैक्ट कह के प्रेजेंट करते हैं, उसका फैक्ट चेक करना आवश्यक है। एक कहा गया है कि हम जो है ये हर बार देखो, ये टाइमिंग एक इनकी देखो, मणिपुर वाला वीडियो कब लाया गया, अभी G20 होने वाला है तब लाया गया, ट्रंप जब आया था तो दिल्ली के दंगे करवा लिए गए, इनकी टाइमिंग हमें देखना चाहिए। तो भाई जब तुम सब कुछ जानते हो कि ये टाइमिंग्स है, चुनाव वाला वर्ष है, फिर भी तुम उसे प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहे? प्रश्न तो यह होना चाहिए ना। तुम जो हो रहा है वही बात तुम हमें बता रहे हो। आप एनालिस्ट हैं तो आप विश्लेषण करोगे ना, क्यों हुआ, कैसे नहीं हो, उसके समस्या क्या है, समाधान क्या है। या तुम हमें वही चीज बोलोगे जो ट्विटर पे, हम क्या अंधे हैं? ये तो वही बात हो गई कि टीवी पे मैच चल रहा है और टीवी का कमेंटेटर जो बता रहा है कि हाँ बॉलर कौन है और किस दिशा में लेके दौड़ रहा है, जैसे रेडियो चल रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है तुम वो बताओ भाई। जो दिख रहा है वो तो अवेलेबल है, तो प्रिवेंट करना था ना। अगर तुम कहते हो कि सरकार जो है एकदम ये टाइमिंग के कारण सरकार को बदनाम करने की साजिश होती है। दूसरा इनका पॉइंट होता है कि एकदम देखिए कितना स्विफ्ट मोबिलाइजेशन हुआ, तुरंत ये ट्रूप आ गई, वो आ गई, इवैक्यूएशन हो गया, और 200 लोग हो सकता है मर जाते। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन कब होता है? जब घटना घटित हो गई, 6 लोग मर गए, कई गायब हैं जिनका आता पता नहीं है। दंगा फैलता जा रहा है, सोशल मीडिया पे अभी भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आ ही रहे हैं। मुसलमान लिख रहा है कि हम सड़कों पे आएंगे, हमको जो करना होगा करेंगे। एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये शाहिद आलम है, इसके ट्वीट आप पढ़िए। ये बोल रहा है कि ये कर्फ्यू वर्फ्यू से कुछ नहीं होने वाला है, सिचुएशन जो है वो ऐसा है कि अब सिविल वार होना चाहिए और हम बदला लेकर के रहेंगे, शरिया लॉ लगेगा, एक आंख के लिए एक आंख लेंगे, सारे टेम्पल्स को गुड़गांव में जला दो। इस तरह की चीजें, वो चारों में इसी तरह की बातें लिख रहा है। तो इसको आप कंटेन करने में कहां सक्षम है? इस स्विफ्ट रिस्पॉन्स तो ये नहीं है ना। और दूसरी बात इसका कि आपके स्विफ्ट रिस्पॉन्स के बाद क्या अभिषेक वापस आ गया, शक्ति वापस आ गया, नीरज वापस आ गया, प्रदीप वापस आ गया, गुरसेवक वापस आ गया? नहीं आया ना, सब मर चुके हैं। ये 5 जो मरे हैं, जो तुम कह रहे हो कि 200 हो जाते, इसको शून्य होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि सबको पता है कि वो किस तरह का क्षेत्र है, वहां किस तरह के लोग रहते हैं और वो क्या करने वाले। 10 दिनों से प्लानिंग चल रही थी सबका। मैं पॉइंट वाइज और पूरे प्रूफ के साथ वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि 1-2 दिन से प्लानिंग नहीं थी, जो फेसबुक और ट्विटर पे कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था, नहीं।
21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई को कई इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिला के लेवल पे, फिर और नीचे के लेवल पे, और उसके बाद फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो स्विफ्ट एक्शन तो बाद में होता है यार, जब प्रिवेंटेबल था तुम नहीं कर पाए तो स्विफ्ट एक्शन का झुंझुना लेकर के हम नाचे क्या? तीसरा जो इनका पॉइंट है कि बताइए ये हो गया, लिबरल क्यों नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल चुप क्यों है? हम उनसे क्यों प्रश्न पूछे भाई? केजरीवाल वहां पे सरकार चला रहा है या खट्टर चला रहे हैं? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राहुल गांधी है उसका प्राइम मिनिस्टर। लिबरल इस पे क्यों बोलेगा? ये हर घटना के बाद जो होता है, 2-3 ये चल चुका है घिसा पिटा, लिबर वाई आर लिबरल साइलेंट, राहुल गांधी देखो कुछ नहीं, क्यों बोलेगा भाई राहुल गांधी? इस पे बोलना मोदी जी को चाहिए, इस पे बोलना अमित शाह को चाहिए, हरियाणा के सीएम को चाहिए, हरियाणा के एचएम को चाहिए। अगर अमित शाह और उनको नहीं तो उनको बोलना चाहिए, उनको कुछ ऐसा बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये काम करने के मूड में है। राहुल गांधी, केजरीवाल ने नहीं बोला, अखिलेश कहाँ है, इंडिया गठबंधन कहाँ है, वी शुड आस्क देम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछने से ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी, आगे वो दंगे नहीं होंगे। दंगा रोकने का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो फिर यार कम से कम आत्मा तो गिरवी मत रख दो इस चक्कर में, या फिर प्रॉपरली भाजपा ज्वाइन कर लो, कार्यकर्ता उसके बन जाओ। मोदी जी की रैली हो तो झंडा उंडा लगाओ, कुर्सी लगाओ, करो ऐसे काम, स्वयं सेवक बन जाओ। वो काम बुरा नहीं है। अगर तुम्हारे प्रोफाइल में लिखा रहे भाजपा कार्यकर्ता तो मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी के लाइन के साथ या पार्टी का समर्थन करना तुम्हारा दायित्व है। लेकिन तुम अपने में पॉलिटिकल एनालिस्ट, पत्रकार, तो ये तो वो सोशल हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट लिखे घूम रहे हो, और तुम्हारे विचार इस तरह के कि तुम जो पूछ रहे हो राहुल गांधी से प्रश्न, दोनों सरकार तुम्हारी है। इनका चौथा है कि आज आज ये देखिए, आज हम भावनाओं में बह करके हमें कंडेम नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं होना हो जाना चाहिए हमें कि हम कांग्रेस टाइप के बन गए। हमें जो है आज देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन खड़ा है हमारे साथ, हिंदुओं के साथ कौन खड़ा है? भाजपा। किस उदाहरण के साथ ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ भाजपा खड़ा है? जिस मेवात, नूह और गुरुग्राम के दंगों की मैं बात कर रहा हूं, वहां क्या ये सरकार खड़ी थी हिंदुओं के साथ? अगर खड़ी होती तो इनके पास रिपोर्ट्स पहले से होते, 10 दिन से क्या घूम रहा है सोशल मीडिया में, किस तरह की प्लानिंग चल रही है, किस तरह के हथियारों का मोबिलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से पत्थर छतों पर रखे जा रहे हैं। कुछ किया नहीं किया आपने, इसलिए आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हैं। जो भी ऐसा कह रहा है वो आपको मूर्ख बना रहा है। कोई पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। कोई पार्टी नहीं खड़ी, इन सबको अकेला छोड़ दिया गया। जो भी काम हो रहे हैं वो राष्ट्र के लिए हो रहे हैं, हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इस पे एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। आप देखिए ना कि हिंदुओं का या तथाकथित राइट विंगर्स का क्या हाल है। अर्णब गोस्वामी से लेके और लेटेस्ट को एक संभाजी करके है उन तक, स्टेटमेंट सुनिए भाजपा के नेताओं का। आप ये कह के नहीं छिपा सकते हैं कि तुम फडणवीस को राजनीति सिखाओगे, उसको जो ये विधानसभा में पूछा गया वो राजनीति बचपन से कर रहे होंगे भाई। लेकिन राजनीति का दूसरा एस्पेक्ट सेंटिमेंट मैनेजमेंट भी होता है। राजनीति एक तरफ के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होती है, वो भी जो आपके शत्रु हैं। आप किसी भी बात पर तुम भाई बोलो ना, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई ज्योतिबा फूले पे बोले, कोई सावित्रीबाई फूले पे बोले, अंबेडकर पे बोले, गांधी पे। ये सब कल्ट कैसे बन गए कि इनके बारे में कुछ बोलो तो ईश निंदा टाइप का, ब्लास्फेमी टाइप का रिएक्शन आने लगता है। कहाँ खड़ा है हिंदुओं के साथ कोई? जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कोई फैक्ट चेकिंग कर रहा है, कोई कोई जो है आपके लिए वीडियोज बना रहा है, उसके पीछे कहाँ आप खड़े रहते हैं? केसों की धमकियां होती है, महुआ मोइत्रा पे कुछ बनाओ तो उधर जो है बंगाल में हो जाता है एफआईआर।
कौन खड़ा है हमारे साथ? खड़ा होता तो ये दंगा होता नहीं। दंगों की श्रृंखला चल रही है ना। पत्थरबाजी इसी वर्ष का मैं गिना दूं, झारखंड में शिवरात्रि में हुई पत्थरबाजी, बिहार में बंगाल में रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे हुई, दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ दंगा, मणिपुर में चल ही रहा है। हर जगह पे ब्रंट ऑफ द राइट जो है कौन झेल रहा है? हिंदू। हर जगह पे। कहीं तुम ये कह देते हो कि नहीं डीजे बजा रहा था फलना चिलना, ये लॉजिक कब तक चलेगा? और जब इन सब में हिंदुओं को, मतलब तो आप सोचिए कि उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा पे कोई मुसलमान थूक कैसे देता है? ये कहां से आता है उनके भीतर? कानून का भय नहीं है ना। तो कहां हो हिंदुओं के साथ कौन सी पार्टी कब खड़ी रही है? इक्का दुक्का अपवाद आप छोड़ दीजिए कि हाँ फलाने फंसे थे तो हमने निकाल लिया। इन लोगों से एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स तक नहीं जाता है कि ये हुआ तो आज दिन भर 10 ट्वीट अगर करना है तो 10 में से 9 ट्वीट हमारा इसी विषय पे होना चाहिए, ताकि वो एम्प्लीफिकेशन हो, उसी बात पर चर्चा हो कि यार लग रहा है सब भाजपा वाले पागल हो गए क्या, सारे सांसद उसी पे लिख रहे हैं, सारे मंत्री लिख रहे हैं, विधायक लिख रहे हैं। ऐसे करके नैरेटिव बनता है। एक रैंडम इंडिविजुअल साला वो जयपुर एक्सप्रेस में गोली मार दिया, उसको सैफरन टेरर करके बेचा जा रहा है। उसको कोई चश्मदीद बोल रहा है, मुझे लगा वो कसाब था, कसाब के रूप में मुझे दिख रहा था। इस तरह से एक दुर्घटना को, एक मनोरोगी को जिसके दिमाग में ब्लड क्लॉट है, वो पहले था क्यों, मतलब फोर्स में, ये तो समझ से बाहर है। अब था भी तो उसके बाद चूंकि उसके विक्टिम जो है सामने में आने वाले मुसलमान थे, तो अब बताया जा रहा है ये टेररिस्ट अटैक है। और जहां पे एक्चुअल में टेरर फंडिंग के सबूत हैं, आप जान लीजिए मेवात में अप्रैल में छापा मारा था साइबर पुलिस चौकी ने, जिसको बाद में इन लोगों ने जला भी दिया। वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और उसमें टेरर एंगल भी है। मैं आगे तो थोड़ी ही देर में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो कहां हमें तो नहीं दिख रहा है कि भाजपा हिंदुओं के साथ, आप याद रखिए कौन खड़ा है, कोई खड़ा नहीं है भाई। वी आर ऑन आवर ऑन। बजरंग दल और वीएचपी आज नूह और मेवात में रैली नहीं कर रही थी। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के सामने तो जीटीबी नगर में और यहाँ पे सेक्टर 50 में और ये सब में कर रहे हैं, नोएडा में। कितनी दूर है वो जगह? और सुप्रीम कोर्ट में उसको तुरंत सुनवाई मिलती है और तुरंत वो कहते हैं कि जेनोसाइड के नारे लग रहे बिना काम का। सुप्रीम कोर्ट क्रॉस चेक भी नहीं करती है कि एक्चुअल में क्या जेनोसाइड के नारे लगे हैं, और वो 3 राज्यों को नोटिस दे देती है। कहां खड़ा है? कहां भाजपा वालों ने कौन सा वकील वहां पे भेज दिया उसको काउंटर करने के लिए? घिग्गी बन जाती है इन लोगों को। इनके जितने वकील है ना, खाली वही, हम इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, यही कर रहे हैं भाजपा वालों के वकील। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं करते। तो इसलिए ये सब चूरन जो है ना, हमें मत चटाओ कौन सी पार्टी आपके साथ खड़ी है। 5वां बिंदु है टारगेट। देखिए इस बार G20 होने वाला है अजीत जी, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। और हम भी उसी, भाई हम भी जानते हैं G20 होने वाला है, लेकिन क्या तुम इस बात को रियलाइज कर रहे हो कि G20 होने वाला है इस देश में, और लगातार दंगों की एक श्रृंखला चल रही है? ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है ना। आपको जिस समय सबसे सजग रहना चाहिए, मुझे कल ट्विटर स्पेस में गिना दिया गया कि 2400 लोगों को दिल्ली दंगों के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया, एकदम चल रहा है उस पर काम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह तो एक्सप्लेन करो कि 16, 17, 18 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया नगर में जो दंगे हुए, उसको दिल्ली पुलिस ने कुचल दिया, समाप्त कर दिया। उसका शाहीन बाग बनता है, वहां पुलिस की प्रेजेंस भी है। और उसी शाहीन बाग से 5, 6, 7, 8 जनवरी को ये जो सैफी था,
ये उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, 30 जनवरी का उसका एएमयू का निकालिए, 2020 में 30 जनवरी 31 जनवरी को भाषण दे रहा था। ये सब कुछ चल रहा था, तुम्हें दिख भी रहा था कि मस्जिदों से माइक से कॉल किया जा रहा है लोगों, और फिर भी तुम विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र का व्यक्ति ट्रंप यहां पे आ रहा हो, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिस्टम कितनी लचर रही होगी कि दंगे हो जाते हैं, उसी दिन दंगे होते हैं जिस दिन वो आता है। कहां था फोर्स? ठीक है, दिल्ली पुलिस उस काम में लगी, पैरामिलिट्री क्यों नहीं था? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड रिंग ऑफ डिफेंस कहां था? तो तुम ये क्या सुना रहे हो कि G20 होने वाला इसीलिए टारगेट किया? वो तो सबको पता है कि G20, तुमको पता है कि नहीं? प्रश्न यह है दोस्तों। मैं अब आगे जो है होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, दुर्भाग्य से देखिए, मेरा भी आवेश या क्रोध जो है वो इन्हीं सब विषयों को लेकर के है, जिस तरह से आपका है। लेकिन फिर भी अभी वस्तुस्थिति क्या है, क्या इन सब चीजों से अभी भी जो राज्य सरकारें हैं वो सीख ले रही हैं, उसको कैसे क्या कंटेन करने के लिए कर रही है, मैंने बात करने की कोशिश की लोगों से, तो मुझे जो पता चला वो मैं बताने जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा आप लोगों से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लोगों तक ले जाइए, शेयर कीजिए इसको, और यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि होम मिनिस्ट्री में मतलब सरकार कर क्या रही है। जो स्विफ्ट रिस्पांस बोला गया वो एक्चुअल में हाँ ये हुआ, जिस दिन दंगे हो रहे थे 31 जुलाई को, तो सरकार ने तुरंत मतलब रातों रात जो है एयर ड्रॉप किया गया ट्रूप्स को, और उसके बाद फिर 2500 के लगभग लोग, 2500 से 3000, कहीं 2000 बताते हैं, इन सब लोगों को एयरलिफ्ट करके इवैक्यूएट किया गया। बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा कि कुछ जो कॉप्स थे वो स्वयं बुर्का पहन के या मुसलमानों का ड्रेस पहन के निकले, इस तरह की स्थिति थी। कुल मिलाकर 50 से अधिक कंपनियां जो हैं वहां पे तैनात हैं अभी, और उसमें से 20 मुझे लगता है कि 20 या 30 ऐसे करके स्टेट की है, और फिर पैरामिलिट्री की जो केंद्र ने भेजी है वो स्टेशन है वहां पे। और फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च जो होता है वो यह दिखाने के लिए होता है, फ्लैग मार्च में थोड़ी लाइट आप आर्मरी भी लेकर के चलते हैं, LMG SLR ये सब लेकर के सड़कों पे मार्च करते हैं कि सरकार जो है तुम्हें देख रही है, और उपद्रव जो है अधिक ना हो, एस्केलेट ना हो वायलेंस, और लोगों को लगे कि नहीं गवर्नमेंट जो है इन सब पे ध्यान रख, तो जो माइनॉरिटी है वहां पे हिंदू, उसको भी लगे कि सरकार कुछ कर रही है, और जो मेजॉरिटी मुस्लिम इस्लामिस्ट मॉब है, दंगाई हैं, उनको भी लगे कि उनको देखते ही मार दिया जाएगा। 144 कई जगहों पे लागू किया गया है ताकि 4 से अधिक लोग जो है गैदर ना हो सके, ये सारा चीज किया जा रहा है। अरेस्ट धड़ल्ले से हो रहे हैं, मेरी जानकारी तक लगभग 150 के करीब लोग जो है इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और उनपे जो है बहुत सघन कार्रवाई चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है खाली अरेस्ट करके डाल दिया, नहीं, पूरे प्रोसेस के साथ जो भी उनके डिजिटल फुटप्रिंट, और वो कहीं पे एक्ट आउट कर रहे हैं, वीडियो है, ये सब सारा साक्ष्य जो है जुटाया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ आपने अरेस्ट किया और 7 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनको बेल तुरंत ही मिल जा रहा है। सुबह 7 बजे के लगभग 40 के लगभग FIRs हुए थे, और मुझे लगता है कि अब तक 50 को टच करने वाले हों। FIRs की संख्या बढ़ेगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफी सीरियस है, क्योंकि उनके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन जो है लगातार सोशल मीडिया में उठ रहे हैं कि दोनों सरकार आपकी है, फिर भी उसके बाद भी इस तरह से कैसे हो रहा है। अब एक बात जो है जो आप कहीं और आपने नहीं सुना वो यह है कि इनमें से जो भी बड़े बड़े नाम हैं कुछ उन क्षेत्रों के, जो मैं कल भी आपको बोल रहा था कि पुलिस स्टेशन को पता होता है कि कौन किस तरह का आदमी है, कहाँ जा रहा है, इन बड़े नामों को हो सकता है कि उन पे NSA और UAPA लगाया जाए, ताकि नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट जो एकदम बेफिटिंग है कि लगना भी चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने आतंक मचाया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट है,
आप तैयारी के साथ बैठे हुए थे तो यूएपीए भी लगाना अत्यावश्यक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं था कि उधर से जा रहे थे और कुछ कह दिया तुमने चालू कर दिया। आपने पूरी प्लानिंग की थी। तो इनके कुछ जो बड़े बड़े नाम हैं जो हीरो बन रहे थे, उन पे यूएपीए लगेगा, एनएसए लगेगा, ताकि ये कम से कम 1 और 2 वर्ष के लिए ये बिना बेल के जो है जेल में सड़ते रहे। तो यह भी तैयारी चल रही। ये आपको कहीं पे भी और किसी मीडिया में ये सूचना नहीं मिलेगी। ये मुझे कुछ भीतर से मिला है, और आने वाले दिनों में इसके बारे में आप समाचार भी सुन लेंगे, कितनों के ऊपर एनएसए और ये सब लगाया गया। एक और चीज है जो नहीं सुनी होगी आपने, वो यह है कि इसका एक हिस्सा जो है, ये साइबर पुलिस जो थी उसके स्टेशन को जो जलाया गया, तो अब वही है ना कि मदरसा छाप है, इनको लगता है कि सब डॉक्यूमेंट हम जला देंगे, पुलिस स्टेशन में आग लगा। 100 करोड़ के लगभग का बस्ट हुआ था इनका। ये जमतारा टाइप का चल रहे थे, लोगों को मूर्ख बनाने का गैंग, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो। इतना ही नहीं, उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले थे मनी लॉन्ड्रिंग के भी, पैसा कहीं से आ रहा था यहाँ पे इलीगल तरीके से, उस पे भी, और हैवी फंडिंग। क्योंकि आप देखिए 2.5 दिन का दंगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी हिंदू विरोधी हुआ था, उसमें लगभग 100 करोड़, शाहीन बाग में हेडक्वार्टर था इनका पीएफआई वालों का, 60 करोड़ रुपया कैश था उनके पास उस समय। और वो कैश जो है इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये जो नेता इनके जो है 2400 लोग जो फंसे, उसमें मान के चलिए कि 100 लोग ऐसे थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अलग अलग छोटे छोटे समूहों के, जहां हर दिन कैश पहुंचाया जाता था। तो वो वाला एंगल भी है। तो यहाँ पे भी जब दंगे हो रहे हैं और प्लानिंग चल रही थी, तो उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये टेरर एंगल से भी ये जांच जो है एनआईए को, इस पूरे दंगा का एक हिस्सा जांचने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी दिया जा सकता है। एनआईए अगर जांच करती है तो एक बात और इसका लाभ मिलेगा कि पुलिस में, कल भी बोल रहा था आपको, कि जो स्थानीय पुलिस होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो ये दंगा नहीं होता। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। तो खट्टर सरकार को तो ऐसे पुलिस अफसर पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी चौकियां हैं इनकी, सबके इंचार्ज को सांकेतिक रूप से ही सही सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनका उत्तरदायित्व था कि 4 वर्षों से अगर यात्रा हो रही है तो चुनावी वर्ष में ही तुम कितने ढीले पड़ गए कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे यहां से कोई जाएगा, और तुम दंगों को होने देते हो। तो इस कारण से ये रिकमेंडेशन तो होनी चाहिए कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और इन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, या फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनके ऊपर बैठे कि तुम लोग कर क्या रहे थे। इन सब की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। मेवात में जितने पुलिस ऑफिसर स्टेशन है, उन सब के संपत्ति का भी ब्यौरा, उनकी पत्नी के नाम पे कितना है, उनके नाम पे, बेटा बेटी के नाम पे क्या एफडी है, कहाँ क्या प्रॉपर्टी है, सब जांचे, आपको पता चल जाएगा कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है कौन नहीं। ये करना चाहिए इन लोगों को। तो इसी कारण से अगर एनआईए इसमें आती है तो वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है वहां की लोकल पॉलिटिक्स से ये सबसे कोई मतलब नहीं होगा कि वहां का विधायक कांग्रेस का है, वहां बीफ माफिया पैसे पहुंचा रहा है किसान। तो इस हिसाब से वो जो है निष्पक्ष होके काम कर पाएंगे। अब एक चीज जो मतलब सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अजीत भाई, बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, सब कुछ तो दिख रहा है, यूपी में कर लेते हैं बुलडोजर वाला काम, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। इसके दो आयाम है। एक है कि हाँ होना चाहिए, यूपी में अगर हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या समस्या है? अब यूपी में क्या है कि मेवात टाइप का सिचुएशन है नहीं, उस तरह के गेटोज जो है 80% 90% मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है। और दूसरा यह भी है कि योगी जी आज से नहीं है, 2017 से यह कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल हो गया है। और उन्होंने न्यायपालिका को भी एक संदेश दे रखा है कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा है। अगर उनको कानून भी पारित करना हो तो वो कानून पारित कर सकते हैं, उनके पास इतने नंबर्स हैं, इस कारण से वो कर सकते हैं ऐसा। यहाँ पे करने का कर सकती है सरकार। लेकिन इसमें एक दूसरा जो आयाम मैं बता रहा हूँ वो यह होता है कि आप जब इस तरह के काम करते हैं तो आपको त्वरित वाहवाही मिलती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद क्या होता है कि उसी के कारण जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो फेवर में उनके चला जाता है, और उनका वकील बोलेगा कि देखिए हमारा घर ढा दिया।
तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में ये सब में की लड़ाई लड़ने में इतना उलझ जाते हैं कि बाद में आपकी थू-थू होती है, उनको बहुत इजीली बेल मिल जाता है। हो सकता है खट्टर सरकार भी इस तरह का काम आगे करे, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन जब हो जाते हैं फिर वो न्यायपालिका और ये सबको लोग नहीं देखते हैं। हो सकता है आगे करे, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि इनके पास सबूत इतने अच्छे हैं, डिजिटल हो, फिजिकल हो, कि वो इस तरह से डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं केस को। उनको पूरी जो प्रक्रिया है, हाँ इलीगल घर होगा तो अलग तरीके से तोड़ा जाएगा, क्योंकि यूपी में भी या एमपी में भी जो बुलडोजर से घर टूटते हैं वो इलीगल होते हैं। उनका उस व्यक्ति के किसी के ऊपर पेशाब करने से या कहीं बम फोड़ने से, अतीक अहमद होने से कोई मतलब नहीं है, वो इलीगली बना होता है, इसलिए उसको तोड़ा जाता है। दोनों घटनाएं एक टाइमिंग के साथ होती हैं, तो इसलिए लगता है ऐसा कि उसी के रिटेलिएशन में तोड़ा गया, वो होता भी वही है, लेकिन टेक्निकली आप वो नहीं कर सकते। अब हरियाणा सरकार या खट्टर या अनिल विज इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं, ये उनके हाथ में। उनको लग रहा है कि नहीं, हम लीगली जो है केस को इतना मजबूत बना सकते हैं कि इनको ना तो बेल मिले, एनएसए लगा दें, यूएपीए लगा दें और इनको सड़ाएं हम जेल में। तो इस कारण से वो उधर जाने के लिए अभी जो है प्रेरित नहीं हो रहे। एक और बात जो हुई है वो यह है कि रैपिड एक्शन फोर्स, मैंने एक ट्वीट में लिखा भी था कल, और मुझे मतलब ये जानकारी नहीं थी कि आरएएफ जो है दंगा नियंत्रण के लिए, तो मैंने कल वही पुलिसिंग के कॉम्प्रोमाइज्ड होने पे लिखा था कि यहाँ अर्धसैनिक बलों को लाइए, उतारिए और उनको फ्री हैंड दीजिए कि आप जाकर के इनको गो एंड हैंडल इट। 6 वर्षों से इस संवेदनशील क्षेत्र में केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल गया हुआ था कि यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स का एक स्टेशन परमानेंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से फाइल घूम रही थी। अभी क्या किया है अमित शाह ने, वो कल ही आप लोगों ने भी समाचार में पढ़ा होगा कि उसका एक वो कह दिया ओके कि वहां बनाएंगे और वहां पे तुरंत टेम्पररी स्टेशन क्रिएट हो रहे हैं, और अभी जो भी कंपनियां सेंटर की गई हैं ये रहेंगी, वहीं पर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दंगा खत्म हो जाएगा निकल जाए, नहीं, वो अभी रहेंगी। और इस कोड़ को, इस कैंसर को जो मेवात में ये बीफ माफिया वाले और ये दंगाई और आतंकी और ये साइबर फ्रॉड करने वाली, ये कई तरह के अपराधों का केंद्र जो है, अड्डा बना हुआ है, इस पर अब केंद्र और जो राज्य का गृह मंत्रालय, ये दोनों काफी चिंतित हैं इसको लेकर के, और इस पे कुछ करने की योजना बना रहे। मतलब ऑन पेपर तो ये दिख रहा है, अब आगे क्या करेंगे भगवान जाने, पसमानदा उसमें से अब निकल आएगा तो हो सकता है नहीं भी करेंगे, लेकिन अभी अभी यही लग रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स का वहां पे बताया जा रहा है कि स्टेशन बनेगा, और जो भी वहां पे ट्रूप्स वहां उतरी हैं वो वहीं पर अभी रहेगी लंबे समय तक, जब तक कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं होता परमानेंट, ये आरएफ का नहीं बन जाता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये होम मिनिस्ट्री के मेरे सोर्स ने बताई है। कुछ चीजें आप जानते होंगे, कुछ और भी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। अब जो है आज क्या चला है पूरे दिन, वो थोड़ा नैरेटिव वाले एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। आज अनिल विज साहब ने बोल दिया कि स्थिति नियंत्रण में है, कार्रवाई हो जाएगी, और फिर उन्होंने एक दो बातें जो बोली हैं कि जिस तरह से पत्थर हथियार गोलियां मिली हैं, इससे लग रहा है कि कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को आप इस तरह से भी देखें कि इन्होंने पहले, अनिल विज का पहला स्टेटमेंट जो है उसमें इन्होंने ये लिखा कि नहीं, यहाँ पे तो लोग बड़े प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, दोनों समुदाय शांति से। ये बेकार का, ये सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है किसी भी नेता का, जब जानकारी संभवतः नहीं होती तो इस तरह से प्रेमपूर्ण जो है बातें बोली जाती है। लेकिन उसके बाद अनिल विज का जो पूरा स्टेटमेंट आई है, तो ट्वीट है, मैं एक वीडियो चलाता हूँ, आप वीडियो देखिए उनका क्या रिस्पॉन्स। सबके हम पड़ताल करेंगे। अभी जो प्राइमरी काम है हमारे सामने वो है वहाँ पर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करना, शांति बनाए रखना, और जो जो लोग दोषी हैं उनकी पूरी तरह से खोजबीन करके उनको सज़ा दिलाना। और ऐसा तो जिस ढंग की ये वहाँ पर आगजनी हुई है, गोलियाँ चली हैं, और
जिस प्रकार का तांडव हुआ है वो कोई एक दिन का काम नहीं हो सकता। उसके लिए किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया होगा और हम उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तथ्यों पर आधारित सब कुछ जांच करना चाहते हैं और सारी स्थिति को हम सामने लाएंगे, लोगों के सामने बेनकाब करेंगे कि किसने ये खेल खेला है, किसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया। तो ये एक जो है ये अनिल विज साहब का ये स्टेटमेंट था और उन्होंने अपना ट्रैक थोड़ा सा जो नॉर्मल होता है सौहार्द और प्रेम वाला बयान उससे थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि इनके पास भी सूचना तब तक संभव है कि नहीं पहुंची होगी। पहला स्टेटमेंट उनका उस तरह से था। इनका इसी इंटरव्यू का जो न्यूज 18 पे है उसका मैं दूसरा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना जी, साइमल्टेनियसली सभी जगह पर छतों पर पत्थर आ जाना, गैस के सिलेंडर आ जाना, नाकों पर गोलियां चलाना, तो ये बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकता ना जी, एकदम तो नहीं हो सकता। अगर एकदम हो फिर तो फैलते फैलते फैलती है, एकदम कभी नहीं फैला करती। अगर एकदम कई स्पॉट्स पर दंगा हुआ है, थाने को आग लगा दी है, अस्पताल को तोड़ा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, तो ये एकदम तो नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ न कुछ इकट्ठा किया होगा ना जी, पत्थर इकट्ठे किए होंगे ना जी। इतने लोगों को पत्थर लगे हैं तो किसी न किसी ने तो प्री प्लान किया है कि कहाँ से यात्रा आएगी, कहाँ से यात्रा जाएगी, अगर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई जाएगी तो कहाँ से आएगी। गुड़गांव से हमारी पुलिस गई उनकी सहायता करने के लिए और बॉर्डर के ऊपर ही उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, हमारे 2 होमगार्ड के जवान मारे गए। तो कोई तो कर रहा ना जी, इसको ऐसे तो नहीं माना जा सकता ना जी कि भाई ये एकदम हो गया या कुछ हो गया। और ऐसे कोई उत्तेजना पूर्वक कोई कहीं किसी साइड से बात की गई हो उसका भी कोई साक्ष्य सामने नहीं आ रहा। यहाँ पे इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो वामपंथी नैरेटिव चल रहा है 2 दिन से कि मोनू मानेसर आने वाला था और उसने उकसाया, उसके कारण ये सब हुआ था। तो मोनू मानेसर को लेके हालांकि एक थोड़ा सा विचित्र सी स्थिति है। मोनू मानेसर को लेकर के मनोहर लाल खट्टर जो है वो उनका बयान अलग है थोड़ा सा। वो बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने केस किया है मोनू मानेसर पे और हम उसको खोजने के लिए तत्पर हैं। लगता है कि सामने से किसी ने प्रश्न किया होगा कि मोनू मानेसर का इसमें हाथ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला होगा कि अगर हमारे राज्य में होगा तो हमारी पुलिस जो है राजस्थान सरकार को सहयोग देगी, जो कि मुझे लगता है कि एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दे दिया है। लेकिन अनिल विज साहब ने जो मोनू मानेसर को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, देखिए उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। तो उसको भी हम तो ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार के जांच का रुख किस तरह से, क्या ये जांच सेकुलर होगी, क्या ये जांच उस तरह से होगी कि आप डर रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी क्या लिख देगा, अल जजीरा में क्या लिख देगा। तो उन सब से इतर टोन जो है गृह मंत्रालय का, हरियाणा का, वो लग रहा है कि ठीक है दंगा हो गया। और जो मैंने आपको न्यूज 18 का वीडियो दिखाया अनिल विज साहब का, तो उसमें उन्होंने यह भी माना है कि यह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि हमारे पास ये जानकारी कैसे नहीं आई, हमने इसको प्रिवेंट कैसे नहीं किया। तो उन्होंने अपनी जो त्रुटियां जो उनसे नहीं हो पाया उसको भी स्वीकारा है और आगे यह भी बताया जा रहा है कि उनको पता है कि यात्रा में जो लोग थे वो निहत्थे थे, उनके ऊपर जो है गोलीबारी हुई है। बाकी लोग जो भी कहें कि फलाना आदमी तलवार लेके चल रहा था, डिमका लेके चल रहा था, तो उससे ये प्रभावित तो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ही डजंट सीम लाइक इट। और इससे एक मतलब एक तरफ हमें इन्वेस्टिगेशन जाता हुआ दिख रहा है कि संभव है कि हिंदुओं को न्याय मिले। भले जो हमारे मृतक हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, फिर भी जो ये अगले वर्ष यात्रा अगर हो तो एक तो आज रैली हुई है बहुत जगह बजरंग दल और बीएचपी की, उस पर भी मैं बात करूंगा अभी तुरंत ही। लेकिन ये जो यात्रा इस बार हुई है और अगले वर्ष चुनाव है जो अक्टूबर के लगभग में होगा, तो आचार संहिता जो है वो लागू होती है अगस्त से होगी या सितंबर में जाके। तो यह भी एक
सुझाव है खट्टर साहब को या अनिल विज को कि अगले वर्ष जब ये यात्रा हो तो आप इतनी धूमधाम से यह यात्रा कीजिए और संभव हो तो स्वयं शामिल हो जाइए इस यात्रा में, ताकि हिंदुओं को सही में जब ये प्रश्न कोई करे ना, जो अभी तक फर्जी लगता है कि तुम देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा पे मुसलमानों ने थूका, सबसे पहले तो उसका घर तोड़ा गया, उसके बाद स्वयं अपने पत्नी के साथ शिवराज सिंह चौहान आए और अगले सोमवार को जो महाकाल की शोभा यात्रा हुई उसमें स्वयं ही वाद्य यंत्र बजाते हुए वो आगे चल रहे थे। तो ये एक संदेश देना होता है, दिस इज द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट हिंदू इज लुकिंग फॉर। तो उसी तरह से अगले वर्ष, या तो अगले वर्ष ये यात्रा हो, या अगर आप में सही में मतलब आप अभी इमीडिएटली कुछ करना चाहते हैं तो इसी यात्रा को आप स्वयं, सरकार कहे कि हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए उनके साथ जो हो रहा है वो ना हो, इसके लिए हम अभी आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। आप 50,000 हिंदू आओ, पूरा गाजे बाजे के साथ आओ और अभी चलो, और मैं यह गारंटी लेता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और निकले वहां से, एक मुख्यमंत्री चले या जो अनिल विज है गृह मंत्री, ये लोग चले। अभी अभी सावन बीता नहीं है, जलाभिषेक अगर आज रोक दिया गया तो इसी बजरंग दल से, इसी विश्व हिंदू परिषद को बोले कि आप फिर से ऑर्गेनाइज करो, अगले सोमवार को या किसी और सोमवार को इस तरह से ऑर्गेनाइज हो, और फिर उनको ले जाइए और आप फ्रंट से लीड कीजिए। तो इससे वो जो सीबीएम जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो वो होगा, हिंदुओं में आएगा कि नहीं यार, सरकार चाहती है कि हम सार्वजनिक रूप से अपने पर्व त्योहार, अपने जलाभिषेक, अपने अन्य पारंपरिक या संस्कृति के या धार्मिक जो भी हमारे चीज है उनको हम सड़कों पे मना, क्योंकि टारगेट मुसलमानों का यही है कि तुम्हें हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम हर छोटी बड़ी यात्रा पे पत्थरबाजी करेंगे, गोलियां चलाएंगे। अब ये एस्केलेट हो रहा है चीज, झारखंड में शिवरात्रि में पत्थरबाजी हो रही थी, रामनवमी में पत्थरबाजी हुई, लेकिन बिहार में कहीं कहीं बम भी फोड़ा गया, रोहतास या ऐसी जगह पे। बंगाल में क्या हुआ सबको पता। यहाँ पे तो प्रॉपर मणिपुर का पैरेलल आप लेके चलिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन से फायरिंग हो रही है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री, इसका एडवांटेज जो है ना लोकसभा चुनाव में भी इनको मिलेगा और अगले वर्ष फिर से रिपीट करें इसी चीज को, तो उससे हिंदुओं पे काफी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, सरकार हमारे लिए वास्तव में चिंतित है। यहां पर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, यहां पर आप हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हो। जब यह प्रश्न आता है ना कि आपने सड़क बनवाई, फाइबर ऑप्टिक्स, ये योजना वो योजना, वो तो यार सबके लिए है, हिंदुओं के लिए क्या किया आपने उनका विश्वास जीतने के लिए। तो ये आपके पास उदाहरण होंगे कि नहीं, हम इस तरह से तुम्हारे साथ खड़े हुए थे, तुम्हें डर लग रहा था कि कोई हमारे ऊपर गोली चलाएगा, पत्थरबाजी करेगा, हम स्वयं चल रहे हैं और देखो हमने मुसलमानों से तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि करवाई। इस तरह का कुछ लेकर के इनको चलना चाहिए। और ये सावन बीता नहीं है अभी, सावन के होते होते अगर ये करेंगे तो लोकसभा इलेक्शन तक और बाकी जगहों पे जहां पे लोग, आपके अपने लोग रूठने लगे हैं या फिर वो कंप्लीटली 180 डिग्री की इस सरकार का, इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, उनको एक जो आशा हर दिन जो क्षीण होती जा रही है उसमें पॉजिटिवली जो है इंक्रीमेंटल जो है एक तरह से आप अब टॉप अप कर पाएंगे। अब क्या हुआ, मैं बीएचपी रैली और बजरंग दल की रैली की बात कर रहा था। अब देखिए, रैली इन्होंने किया और राष्ट्रव्यापी हम करेंगे प्रदर्शन, बीएचपी ने स्टेटमेंट निकाला, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें समस्या क्या है कि ये रैली जो है मेवात में होनी चाहिए थी, दंगे वहां पे हुए तो तुम वहां पे प्रदर्शन करो ना विरोध का। उसके लिए जीटीबी नगर में काहे का प्रदर्शन चल रहा है, उसके लिए नोएडा के स्टेडियम में क्यों चल रहा है, उसके लिए बंगाल में क्यों होगा प्रदर्शन। जहां पे जो चीज हुई है वहां पे आप करो, उसके जितना निकट जाके कर सकते हो करो। आप ये नहीं कर रहे हैं। आपको किसान आंदोलन और जो ट्रैक्टर रैली थी या शाहीन बाग से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे
हम उसी जगह पर जाएं जहां पे हमारी सुनवाई हो। सुनवाई कहां पे होगी? दो जगह समस्या है। एक समस्या है केंद्र सरकार के साथ, एक समस्या है राज्य सरकार के साथ। तो आप 1 लाख लोग बुलाइए, 50,000 संसद की तरफ भेज दीजिए, 50,000 मार्च करे। मैं बोल रहा हूं एकदम पीसफुल, ना डंडा फ्लैग प्लाकार्ड कुछ नहीं, शांतिपूर्ण पैदल मार्च, खाली पांव करो, खाली पांव 50,000 लोग चल पड़िए दोनों तरफ। मीडिया जो है ना वो विवश होकर आपका कवरेज करेगी। अभी कहीं कवरेज नहीं हो रहा है। अभी बजरंग दल के ट्विटर हैंडल पे वो खुद ही डाल रहे हैं और वही 400-500 लोग जो है रिट्वीट कर रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं हो रहा है। आपकी कवरेज जो है ना 10 मिनट में 100 रिपोर्ट टाइप में, उसमें से एक रिपोर्ट बन के आ रही है। वो नहीं होना चाहिए आपका मकसद। अगर वास्तव में इफ यू वांट द पावर्स दैट बी जो वहां पे हैं, वो आर हेल्मिंग द अफेयर्स, उनको अगर सुनाना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर रैली को आपको लाल किले तक लाना होगा। और ये रिस्क आपको लेना होगा कि ये सरकार आपके ऊपर फायरिंग भी करवा सकती है। इतना रिस्क आपको लेकर के चलना होगा, क्योंकि इस सरकार का इतिहास वैसा ही रहा है। ये इन्होंने नहीं किया, ये बिखरा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अप्रोच, ये टेक्निक इनकी थोड़ी गलत है। अब इसी के साथ क्या हुआ कि इन्होंने अनाउंस किया कि हम रैली करेंगे, और देखिए वामपंथी कितने तीव्र है, कितनी शीघ्रता के साथ वो काम करते हैं। तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 3 बार सीजेआई को मेंशन किया, जो 370 पे सुनवाई कर रहे हैं, कि ये आपातकालीन एकदम इमीडिएट इमरजेंसी है, ये इस पे आपको सुनवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए, इसको तुरंत लिस्ट कीजिए। सीजेआई ने 3 बार बोला कि ईमेल आप डालिए, उसका एक मेथड है, अभी मैं कहीं और व्यस्त हूं, आप ईमेल डालिए, एसओपी है, उसके बाद जो है मैं आपको असाइन कर दूंगा, एक बेंच में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं माने, 3 बार बोला। फिर सीजेआई ने 2 बजे लिस्टिंग कर दी इसकी। वो लिस्टिंग हुई और उसके बाद आप देखिए, लिस्टिंग हुई और वहां उन्होंने कन्विंस किया कि जेनोसाइड के कॉल्स हो रहे हैं, ये लोग जो है हत्याकांड करना चाह रहे हैं, ये हर जगह पे, इनको तुरंत ये रैलियां सारी बंद होनी चाहिए। और 3 राज्यों को, यूपी हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट को बोल दिया कि कोई हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। इस पे उन्होंने दूसरे पक्ष को सुना तक नहीं। जब वकील गया वामपंथियों का, मुसलमानों का वकील, तो भाई इस पक्ष का जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके वकील को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी तो वहां होना चाहिए था ना। वहां कोई नहीं था। एएसजी थे जो सरकारी वकील होते हैं, उनको बोला गया कि हाँ इनको इन्फॉर्मेशन दे दिए, हरियाणा वालों को नोटिस भेज दीजिए, यूपी वालों दिल्ली वालों को भेज दीजिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने एज्यूम कर लिया, जैसे ज्ञानवापी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया कि एएसआई ने बोला कि सर्वे करेंगे, उन्होंने बोला कि वहां खुदाई चल रही है, उस पर जो है रोक लगवा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब इतना टिल्टेड है तो हमारे वो वकील कहाँ हैं? आपने कभी सुना है कि नॉन लेफ्ट का वकील जो है चला गया, लिस्ट करवा लिया अपना मैटर, या एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दे रहा है? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे अधिकतर वकील पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे अधिकतर वकील जो है सिग्मा बॉय बनना चाहते हैं कि हमने ये बोल दिया गजब का, और उसका पूरा हर जगह पे। उनके वकील वकालत करते हैं, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने खड़े होकर के दलीलें रखते हैं। हमारे वकील नॉन एग्जिस्टेंट। मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं कि आप जो है स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देना चाहिए, वो भी नैरेटिव का एक हिस्सा है। बाकी वकील कहाँ है? मैं उनको खोज रहा हूं जो भाजपा से संबद्ध है, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है, उनके वकील कहाँ हैं? आपका क्लाउड क्यों नहीं चलता है वहां पे? ये मेरे प्रश्न है कि ये लोग कितनी जल्दी सब कुछ पाते हैं। और हमारा जो है पक्ष, यार संघ से ही संबद्ध है ना, एक दूसरे के साथ ही तो चलते हो, चाहे वीएचपी हो, बजरंग दल हो, तुम्हारे ही लोग थे। हिंदू हैं, यात्रा में जा रहे, दंगे हुए, तुम्हारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी करने नहीं दिया जा रहा। तुम कहाँ हो?
तुम क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि हिंदुओं का जीवन जो है इस राज्य में एकदम गर्त में चला गया? आप गए? इन लोगों को चाहिए था कि अपने ही सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाते और लेकर के आते कि इन सबको नोटिस जारी कीजिए कि वहां पे जेनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का। ये होता है तब आपको लगे। ये जो कहते हैं संघ इज नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं है तो दिखाओ तो तुम्हारे अधिवक्ता कहाँ है? तुम्हारे अनुषांगिक संगठन जो है उसके अधिवक्ता वकील कहाँ है? जाओ अपने सरकारों को नोटिस भिजवाओ। तुम बोलो ना कि वी केयर फॉर हिंदूज, नहीं, यू केयर फॉर बीजेपी। और भाजपा से जो आएगा डिक्टेट किया जाएगा वही जो अभी तक तुम अपने आप को सांस्कृतिक संस्था और फलाना ढिमका कहते हो, वस्तुतः अब तुम एक राजनीतिक पार्टी बन चुके हो। संघ को तो एक अलग पार्टी बन जाना चाहिए, या तो बोल दे हमारा विलय हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर अपने आप को बोल दे कि हम राजनीतिक। नहीं तो आप स्टेटमेंट बिना काम का देना छोड़िए और हार मत कीजिए नैरेटिव को। हम लोगों को आपकी कही हुई बातों पे बचाव करते करते हालत खराब हो जाती है हमारी। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉयर्स वाला हो गया। अब आईटी सेल, आईटी सेल के जो महामहिम टाइप के लोग हैं उनके हैंडल्स आप जाके देखिए कि आज इन्होंने क्या किया, आज और कल में। इनके हैंडल पे मेवात पे ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन मेवात पे लिखा है। उनको शिमला में मंडियों की भी चिंता है, सेब उधर नहीं हो रहा है, शिमला मिर्च खराब हो गया। कांग्रेस को मणिपुर पे भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब इनको पता ही नहीं है कि 10 ट्वीट जो कर रहे हैं उसमें से 8-9 ट्वीट हमारा एक ही विषय पे एक तीव्र इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए। नहीं, ये मोदी जी का बीच में 8 रिट्वीट भी कर देंगे भाषण में क्या बोला जा रहा है। ये इनकी स्ट्रेटजी है। इनको पता भी नहीं है कि कौन सा इशू है जिसपे हमें एक साथ लग के, अगर नेता नहीं सुन रहा है कम से कम तुम तो अपनी सुन लो यार। नहीं, ये लगे वही निकम्मेपन में कि नहीं, और इनको पोक कर दो, टैग कर दो, तो ये तो ईगो इनका विचारों का इतना फ्रिजाइल होता है, तुरंत तुरंत फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि हमने देखिए, हमने इस पे ट्वीट किया है। तो ट्वीट तुमने एक किया है भाई मेवात पे, वहां तुम्हारे जयपुर एक्सप्रेस को वो आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। जाके देखो जुबैर आरफा इन लोगों का ट्वीट, वो प्रॉपर डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये टेरर अटैक है, टेरर अटैक। हम और आप किसी घटना को टेरर अटैक तब तक नहीं मानते जब तक वहां की सरकार नहीं कह देती। ये लोग टेरर अटैक बोल रहे हैं, 3 दाढ़ी वाले हमारे मर गए, वो प्रूव करने पे तुले हुए हैं। पहले उसने अपने सीनियर को मारा जिसका नाम हिंदू वाला टीकाराम, लेकिन ये प्रूव करने पर होगा नहीं नहीं ये पूर्णतः एकदम ये हिंदू टेरर एक्ट है। और आप क्या कर रहे हैं? इस मंडी में मिर्च का भाव नहीं मिल रहा, मोदी जी ने किसान बिल लाया था, तुमने विरोध किया था, मणिपुर में ये हो रहा है, वहां पे ये भाषण दे, सब चीज पे बोलना है इनको, सब चीज पे। ऐसे लोग मतलब आईटी सेल चला रहे हैं। खैर आगे देखिए, अब कुछ चीजें मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण हुई हैं। दुष्यंत चौटाला है। अब दुष्यंत चौटाला जो है वो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्यों है? क्योंकि भाजपा उनके अलाइज है। अब दुष्यंत चौटाला साहब जो है उन्होंने बोला कि ये तो जी मतलब ये सही नहीं है, और ये लोग यात्रा में जो है ये सब लेके आए थे सामान, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया उसका कारण आपके स्क्रीन पे है कि ये जो एहसान मेवाती है, इसके देखिए, इसके इसके आप पढ़िए जरा सा। 31 जुलाई दिन सोमवार, कल देखते हैं, मतलब ये 30 जुलाई को लिख रहा है। तारीखे फिरोज शाह पुस्तक में मेव जाति का उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि मेवातियों के डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग के दरवाजे बंद हो गए थे, हम तैयार हैं। मैप वैप लगा करके ये बंदा थ्रेटन कर रहा है, और ये है आपको जननायक जनता पार्टी से। इस कारण से जो ये साहब हैं दुष्यंत जी, उन्होंने इस तरह का बेहुदा बयान दिया है। इसके साथ ही
एक और महोदय ने बेहुदा बयान दिया है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। ये एमओएस है, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि इन लोगों को यात्रा में हथियार किसने दिए थे ले जाने? कोई तलवार लेकर जाता है यात्रा में? लाठी डंडे लेकर कौन जाता है? कौन इस तरह तलवारें डंडे लिए रहे? यह गलत है। उकसावे वाली कार्रवाई भी इस तरफ से हुई है। अब देखिए, यह होता है, इन महोदय का इतिहास भी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब रिशफल होने वाला है कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, चुनाव से 1 वर्ष पहले करते हैं मोदी जी रिशफल। तो हो सकता है कि इनकी सीट या तो जाने वाली हो या इन्होंने कुछ किया नहीं होगा अपने मंत्रालय में। तो ये जो है वही इनको लग रहा है कि पसमानदा तुष्टिकरण चल ही रहा है, तो बीच में मैं भी 2-4 पॉइंट जो है वो बना लूं। तो यहाँ पे वो यही करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों के ट्वीटों का आधार बना करके देखिए जुबैर क्या लिखता है। जुबैर इसी को कोट ट्वीट कर रहा है और बता रहा है। तो यही मैं बता रहा हूं कि आप जो कहते हैं उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आरफा जो है दुष्यंत चौटाला का ट्वीट जो है वो कोट कर रहे हैं। वो बता रही है कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, जबकि यह विशुद्ध झूठ, एकदम झूठ है। 6 महीने पहले से यात्रा की प्लानिंग चल रही थी, सारे परमिशंस लिए गए थे। अब हो सकता है कि सब लोकतंत्र ने एक ट्वीट किया था, मैंने उसको रीट्वीट किया, वो जाके पढ़िएगा, कि हो सकता है एक आध कोमा जो है कहीं पे वो ग्रामर का मिस्टेक रह गया होगा परमिशन में, इसलिए ये कह रहा है कि प्रॉपर परमिशन जो है नहीं हुआ। एकदम झूठ बोल रहा है ये बंदा। संभव है किसे भी लग रहा हो कि अब ये गठबंधन बहुत दिन नहीं चलेगा या अगले चुनाव में भाजपा हमारे साथ नहीं होगी, तो इस तरह का अपना कर रहा है, अपने वोटर बेस को ये टारगेट कर रहा है कि सारी गलती जो है हिंदुओं की। और इसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? आप देखिए कि भाजपा के नेता या भाजपा के गठबंधन के नेता, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय जुबैर एंड आरफा। यहीं पे शेक्सपियर का एक वो मुझे याद आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 1 सीन 3 में है एक उसका ये कि डेविल जो है ना, जो शैतान होता है, वो अपने बचाव में वो बाइबल भी कोट कर देगा। तो यहां पे जुबैर और आरफा ये बाकी टाइम राव इंद्रजीत सिंह को या दुष्यंत चौटाला को नहीं खोजते हैं, अभी उनके नैरेटिव को सूट कर रहा है, अभी वो उसके लिए भगवान हो गया एकदम कि हाँ 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 एकदम मैसेंजर टाइप के हैं आप तो गजब की बात बोल दिया, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, अभी ये हो रहा है। तो इस तरह के लोग या तो चुप रहे, इन लोगों को बोलो, इन लोगों को मोदी जी बोले या जो भी इनका कम्युनिकेशन हैंडल करता है कि भाई मुंह चमड़े का है तो बोल नहीं देना है कुछ भी, कहीं पे भी बचा के रखो यार, सांस बचाओ, आयु बढ़ेगी, लंबी होगी, 2-4 दिन एक्स्ट्रा जी लोगे। ये जो कहीं भी बड़बड़ा देते हो कुछ भी जाके, जिसके कारण जो है नुकसान होता है। अब एक और जो चला भाई साहब, ये देख के तो आप रो देंगे। ये मैं फोटो लगा रहा हूं, आहा, बहुत मतलब दर्दनाक है ये फोटो। राजदीप जी लगाया है, राजदीप ने, कि ऐसे कम्युनल वायलेंस में गरीब जो होता है सबसे अधिक पीड़ा उसको पहुंचती है। बेचारे का रोड साइड में शॉप था गुड़गांव सेक्टर 66 में, बताइए कि कौन इसको कंपनसेट करेगा। और फिर बोथ वर्ड जो है उसने लिखा है कि मेनी अदर्स लाइक हिम अक्रॉस बोथ कम्युनिटीज, मतलब सफर कर रहे हैं। क्या मॉब और जो किया है वो करेगा, इस तरह की बातें। और इसको लेकर के फिर अजीत अंजुम भाई भी, उनका भी शीघ्र पतन होने लगा। फिर जुबैर का तो लगातार होता ही रहता है, उसको तो मिलना चाहिए किसी उससे, क्या बोलते हैं, अरे वो इलाज जो करता है यार, वो सड़कों पे नहीं लिखा रहता है हकीम उस्मानी शीघ्र पतन और इस तरह के गुप्त रोगी मिले तो उससे मिलना चाहिए। ये चलने लगा। अब आप सोचिए, दिल्ली दंगे भी हुए थे ना, तो एक फोटो इसी तरह से डीएसएलआर कैमरा से ली गई थी। एक्शन क्या था, एक टोपी वाला मुसलमान ऐसे करके है और उसको सब लोग डंडे मार रहे हैं। आप सोचिए,
दंगों के बीच जहां दुकान जलाई जा रही है वहां ऐसे फोटो कहां से आते हैं? ये फोटो बाद में लिए जाते हैं, भगवा रंग का कपड़ा पहना देगा इस तरह का। तो ये जो बंदा है, हो सकता है इसके दुकान में आग लगाई गई होगी ताकि इस तरह का वीडियो बन सके। यह संभव है, इस तरह के काम ये लोग करते हैं। जिस मस्जिद के जलाने की बात बीबीसी और इन सब जगहों पे चल रही है कि इंटरनेशनल मीडिया में, ये देखिए आप, मॉस्क सेट ऑन फायर, क्लेरिक किल्ड इन इंडियन स्टेट, इस तरह से, और बाकी जगह पे भी चल रहा है। अब यहां पे आप देखिए कि दंगा कहां पे हुआ, हिंदू ले जा रहा था, उसके बाद बोल दिया मॉस्क सेट ऑन, कोई मस्जिद में आग नहीं लगी। कल मैं लाइव कर रहा था तो एक महिला थी, उन्होंने बताया कि वो वहीं से हैं और मस्जिद के गेट में आग लगी है, बस दैट्स इट। और उसको मस्जिद में आग लगा, हो सकता है गेट में भी खुद ही इन लोगों ने आग लगाई हो, ताकि इस तरह का तुरंत आप देखिए ना, तुरंत हर जगह अल जजीरा, रॉयटर्स, एपी, एएफपी, बीबीसी, सीएनएन, हर जगह पे नैरेटिव क्या चल रहा है कि मुसलमान के मस्जिद में आग लगा दी, माइनॉरिटीज अंडर अटैक, ये करके लगा दी गई। अब ये इमोशनल मुस्लिम और उसका जो तकिया का दुकान है, ये तो एक तरफ है। ये फोटो आपने देख लिया, ये फोटो सही में विचलित करती है। मतलब भले ही स्टेज्ड हो, फिर भी चूंकि हम मानव हैं और हिंदू हैं तो हम ज्यादा विचलित, मुसलमान विचलित नहीं होता है। वो तो दंगा जब कर ही रहा है जो कम्युनिटी, एक जगह ने पूरे देश में जगह जगह पे कर रहा है, तो उसका विचलन तो नहीं दिखेगा। लेकिन हिंदू चाहे मुसलमान ही उस स्थिति में क्यों ना हो, वो विचलित होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। अब यहाँ पे ये जो इमोशन हमारे भीतर जगे, अब प्रश्न यह है कि इस व्यक्ति को देख करके आपको कैसा लग रहा है? ये अभिषेक है, यंग लड़का है, बजरंग दल की तरफ से था और उसी यात्रा में था। और वहां पे पहले इसको गोली मारी जिहादियों ने, उसके बाद फिर इसका गला काटा, फिर सर को पत्थरों से कुचल दिया। आप सोचिए, आप अभी द्रवित हो रहे होंगे, वो मुसलमान का तकिया का दुकान था बेचारे का, वो जला दिया, गद्दा आप कैसे बेचेगा? अभिषेक का क्या? पहले गोली मारी, रहा नहीं गया, उसके बाद फिर गला काटा चाकू से, उसके बाद पत्थर से उसकी हत्या की। इसका पैरेलल जो है, अगर आपको दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों का दिलवर नेगी याद होगा, पहले हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर तीसरा मतलब पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, उसके बाद जो धड़ बचा था उसको जलती हुई आग में फेंक दिया था। उसका फोटो आप लोग देखते होंगे, राख का एक ढेर है जो ह्यूमन शेप में लग रहा है। उसी तरह से वही है, सेम तरीका है। वहां भी जनवरी में प्लानिंग की गई थी, फरवरी में दंगे हो गए। यहाँ पे 7-8 दिन से प्लानिंग चल रही थी। कुछ चश्मदीदों ने, ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है उसमें बोला 6 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, AK-47 से गोलियां चलाई गई। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। आप सोचिए जरा सा कि आपका हृदय जब द्रवित होता है कि मुसलमान का तकिया का दुकान चला गया। ये देखिए आप, ये दोनों कांस्टेबल हैं जिनको गोली लगी, एक गुरसेवक जी हैं और एक संभवतः नीरज नाम है। गुरसेवक जी को जो गोली लगी है वो बहुत ही हाई कैलिबर की गोली है, वो नॉर्मल गोली नहीं जो कट्टा में और ये सब में लगती है, वो किसी मतलब ऑटोमेटिक वेपन जो सोफिस्टिकेटेड होता है उसका है गोली, बहुत लॉन्ग रेंज, दूर से मारा गया है कहीं से। उसकी भी जांच हो रही है, उसमें समय लगेगा, हो सकता है कि वेपन कहाँ से आया, कौन लाया, कौन रखे हुए, 3-4 जिलों में खोजा जाएगा, समय लगेगा। लेकिन सरकार बोले हम खोज लें। इनके भी बच्चे होंगे, यंग है, पत्नी होगी। ये अभिषेक के साथ जो दूसरे थे, शक्ति सैनी जी 34 वर्ष के थे। इनका तो
यह था कि ये बेचारे तो उस अभिषेक तो चलो यात्रा में था, ये यात्रा में भी नहीं थे। ये कोई शोएब था, उसके हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान, उस पे ये काम करते थे। जिहादी आए, खींच कर ले गए, मारकर काटकर फेंक दिया। रैंडम, मतलब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। एक ये है। आप सोचिए, ये लोग क्या वापस आएंगे? हम द्रवित होते रहे उसी तरह। दिल्ली राइट्स के टाइम में एक और रिक्शा वाला एक आदमी था, वो बेचारा जा रहा है, वो फोटो दिखा, साला मार दिया इतना हिंदुओं को प्लानिंग के साथ। तुम एक रिक्शा वाला टोपी लगा के बैठा हुआ है, उसका रिक्शा जला दे, उस पे हम रोए। सैकड़ों लोग जख्मी हुए उसमें, किसी को गोली लगी, एक के माथे में ड्रिलर भोंक दिया मुसलमान ने। पूरा गोकुलपुरी का टायर मार्केट में आग लगा दिया, क्योंकि हिंदू वहां पे धंधा करते थे। चिन्हित किया हुआ था क्रॉस मार्क मार मार के, इस दुकान में आग लगाना, इसमें नहीं लगाना। मैं हो क्या आया उन जगहों से। मोनू मानेसर पे पूरा कि ये लोग जो है कर रहे थे, उसके बारे में मैं थोड़ी सी मतलब कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अत्यावश्यक है। ये वीडियो तो साले ऐसे उड़ाएंगे तो बहन तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना, रोड पे सिलेंडर है, ये रखे हुए हैं कि हमें कैसे विस्फोट करना है, कैसे आग लगानी है। इनको पता है कि एक सिलेंडर फटेगा किस तरह का उसका इम्पैक्ट होता है, शॉक वेव्स किस तरह का निकलता है। और ये दंगे से पहले बता रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये पुलिस का बिल्कुल एब्जेक्ट फेलियर है। उसके बाद आप देखिए, ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। बहुत गद्दार कौन भाई। देख रहे हैं ना, वो लेडी सन ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायर। ये कट्टों से चलने वाली गोलियों की आवाज नहीं थी। आप देखिए कि पुलिस भी वहां पे छुप के बैठी हुई है, और ये बिना प्लानिंग के, मतलब 2 दिन में इस तरह की वेपनरी जो आपके पास नहीं आती है। आपको पता होता है कि यात्रा कहां से गुजरेगी, आप किस हिल पर होंगे, कहां से आप टारगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम डैमेज कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको पता होती है। एक ये सुनिए इसका, एक मेवाती पाकिस्तानी करके है, भाई जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार हो। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूँ। और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा। ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। अपनी माँ के मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, नहीं तो तुम्हारी माँ के दे दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की, तो भी नहीं डरते। याद रख, या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यों है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुँह, सही है ना। और यही, और मैं म्यों से कहना चाहूँगा, गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। ये जो है, ये खुद नहीं गया होगा ग्राउंड पे, मुझे डाउट है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा फट्टू होते हैं, ये वीडियो ही बनाते रह जाते हैं। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसको देखने वाले, और ठीक ठाक लोग इसको देखने वाले हैं। इसने अपने नाम में पाकिस्तानी लगाया हुआ, मेवाती पाकिस्तानी ऐसे करके। इसको देखने वाले लोग हैं, और इसके वीडियोस का आप देखें वो लाखों में जाता है। ऐसे लोग पहले से डाल रहे थे, ये उकसा रहे हैं,
और तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। जब ये दंगा हो गया उसके बाद इसी आदमी का एक और हमारी औकात ना है तुम लोकेशन बता के आ सको, और पहली दफा लोकेशन बता के आया और तुम्हारे ठोक दियो बम्बो ने मियोन ने। बेटा तुम्हारी औकात ना है लोकेशन बता के आने वाली। हाँ मियो, हाँ ये घुसेंगा कहां से निकलेगा कहां से, ये खुद ने भी पता ना रहे। ये खड़ दिमाग का बंदा ही है। जब तक शांत था और जब उखड़ गा ने तो फिर यही हाल हो जैसे तुम्हारी यात्रा को हो। बात करा म्योन की तो भाई म्योन ने ना अपना म्यो होन को हक पूरा अदा कर दियो भाई। और यकीन करोगे जब अल्लाह अकबर की मैंने मेवात में नारा सुना और एक अलग किस्म की फीलिंग आई भाई, बहुत ज़्यादा अलग किस्म की फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगो। और अल्लाह ताला तुमने ऐसे कामयाब रखे। इसको अलग तरह की फीलिंग जो है वो हरियाणा पुलिस अब देने वाली है। मतलब जहां तक मेरे सोर्सेज का मानना है, इसको हो सकता है कि संभवतः गिरफ्तार हो चुका होगा ये, या फिर ऑन द रन होगा ये आदमी। इसको पकड़ा जाएगा और ये एकदम यूएपीए और एनएसए टाइप का है, क्योंकि ये इसी तरह के चैनल भी चला रहा है। और वही बार बार वही बात आती है कि पुलिस ऐसे लोगों पे, जब यात्रा होने वाली थी पहले से आपको इंटीमेट किया गया था, फिर ऐसे लोग कैसे ये सारी चीजें पोस्ट कर रहे थे। और आप देखिए कि न केवल इसने जब दंगा हुआ तब पोस्ट किया है, मतलब दंगा होने से पहले, बल्कि दंगा होने के बाद भी इसने पोस्ट किया है। यह भी संभव है कि ये मेवात में कहीं नहीं हो, क्योंकि ये खेत में बैठ के कहीं पे बना रहा है। सब कुछ संभव है, लेकिन वही है कि इसको जो वो गजब की फीलिंग आ रही थी ना, अभी जब इसकी तोड़ी जाएगी तब फिर इसको वो जो फीलिंग आएगी, मुझे वो थोड़ा सा जानना है। तब ये बोलेगा कि मेरी बहन प्रेग्नेंट होने वाली थी, मैं करने वाला था, अब मैं कर नहीं पाऊंगा तो मुझे बेल चाहिए। इस तरह का फिर मानवाधिकारों की बात होगी कि मेरा कजिन के साथ कुछ चल रहा था और मुझे जो है जाने कंजुगल राइट्स और ये सब दिया जाए। ये होगा इसके साथ, ये होगा, हम देख रहे हैं। एक वीडियो मैं जनता से कह रहा हूँ मेवात की से, अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता। अगर वो आता है तो उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा, और अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। आप सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं। अगर ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो मैं बिरज में ही बैठा हूँ, बिरज में रहता हूँ मैं, और जहाँ से यात्रा गुजर रहा है वहाँ मैं 24 घंटा ड्यूटी देता हूँ। ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर हम किस लिए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कल 31 तारीख हम देख लेंगे इतना बड़ा, और आके दिखा दे, फिर हम देख लेंगे तुम्हें शेरनी का दूध पिया तो। अब पता नहीं ये लोग किस किस का दूध पी लेते हैं, ये भी मतलब शेरनी वर्नी का, बहन का, और पता नहीं किस किस का दूध पीते हैं। तो खैर ये तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है इन लोगों की। खैर अब प्रश्न आता यह है कि क्या ये पुलिस का फेलियर था। हाँ, ये पुलिस का फेलियर था, और होम मिनिस्टर जो है अनिल विज वो भी स्वीकार रहे हैं, और इस पे जांच चल रही है उनकी कि इसको कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, कहाँ पे गलती हुई। और कुछ सूत्रों की माने तो इनफैक्ट एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के गई थी लोकल थानों में कि यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। थाने ने एक नॉर्मल सा बंदोबस्त जो बोला जाता है कि थोड़ा सा 8-10 इस नाके पे, 8-10 पुलिस उधर, ऐसे करके एक जिप्सी इधर लगा दिया, एक जिप्सी उस तरह का, इस तरह का इन्होंने किया था। लेकिन इनको पता नहीं था या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि गोली वोली नहीं चाहिए। इनको लगा पत्थर वत्थर चलेगा तो हम जो है देख लेंगे, उसको अनाउंसमेंट करके लाउड स्पीकर से भगा देंगे। इन्होंने बाकी कुछ नहीं किया कि ड्रोन से देख लें कि कहाँ पे क्या है, 1-2 दिन पहले ड्रोन उड़ा के सर्वेक्षण कर लें, और मूवमेंट सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये सब तो ये तो बिल्कुल फेलियर है। अब जो इन्वेस्टिगेशंस होनी आरंभ हुई है उसमें क्या क्या आया है वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑफिसर ने अपना नाम ना बताने के शर्त पे वो बोला कि वो और उसके कई कलीग एक दुकान में छुप गए और घरों में छुपे और अपना यूनिफॉर्म उतार दिया ताकि उनके ऊपर हमले ना हो।
उसके बाद 300 लोगों का एक ग्रुप नूह के साइबर पुलिस स्टेशन में, वहां पे अटैक 300 लोग जो है उन्होंने किया, और वो तो आपने वीडियो में देखा ही, गाड़ियों में आग लगा दी। और इनका कहना था, जो एक कांस्टेबल रघुवीर सिंह है, वो कह रहे थे दे वांटेड टू अटैक दोज हु वर वर्किंग इनसाइड, जो भीतर में पुलिस वाले थे उनकी हत्या करने के फिराक से ये लोग चल रहे थे। अब एक जो इनकी प्लानिंग की बात मैं जो बोल रहा हूं कि ये आज से प्लानिंग ऐसा नहीं था कि जो कल तक की इंफॉर्मेशन थी, कि कल तक की इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, ये थी कि 30 तारीख को जो है चल रहा है कि सभी भाई यहाँ पे आ जाएं, और ये कि डंपर लेकर के आइए, और मेवात में कुछ देर में नूह में इंशाअल्लाह। फिर बाकी जो फेसबुक पे पोस्ट चल रहे थे कि एक टीम आगे रहेगी, एक टीम पीछे रहेगी, बीच में इनके हम जो है पीस देंगे, प्याज फोड़ देंगे और बड़कली चौक पहुंचे, ये सब। तो ये हमें लगा कि 2 ही दिन से प्लानिंग चल रही थी, या 2 दिन बाद इन्होंने आउट किया, लेकिन नहीं, ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी 2 दिन से नहीं 21 तारीख से ही थी। और कहा जा रहा है, जांच जो कर रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 21 और 23 जुलाई के बीच में जो स्थानीय समूह वहां पे थे नूह में, उन्होंने सभाएं की और एक यात्रा को अटैक करने के लिए प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग की, जिनमें ये कंफर्म थे, इनका मानना था कि मोनू मानेसर आएगा। मोनू मानेसर पे पूरा अभी घूम रहा है इनका, रवीश कुमार का, जुबैर का, आरफा का, और ये सारे मुसलमान जो है मेवाती, उन सब का, कि मोनू मानेसर ने उकसाया। मोनू मानेसर का वीडियो केवल यह था, उसने बोला कि आप लोग इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ये उकसाने की बात नहीं है। वैसे मुसलमान किसी बात पे, जैसे राम बोल तो उससे भी उकस जाता है, तो वो मान लिया उन्होंने कि ये आएगा, और उसके लिए ये पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। तो वहीं पे है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसी वक्त बनाई गई, और हर ग्रुप के लीडर को पत्थर जमा करने के लिए, शीशे के कांच की बोतलें जमा करने के लिए, और जब यात्रा आएगी उस पे फेंकने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया था। पुलिस ने स्वयं जो एफआईआर लिखा है उसके डिटेल्स भी मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो घिर गए थे और बस को छोड़ करके उन्हें भागना पड़ा, शेल्टर लेने। ये बड़ा लंबा है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें जो है एक एक पुलिस वाले ने बताया है कि किसने कितनी गोलियां चलाई जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में। पुलिस की गोली से वैसे कोई भी नहीं मरा। अब इसमें पॉइंट वाइज आप बेफिटिंग फैक्ट से एक हैंडल है उनके तरफ से, आप ये कैसे प्लान किया गया था। मल्टीपल असॉल्ट टीम, मतलब जो आक्रमण करेगा, जो हमला करेगा, वो 21 और 23 जुलाई के बीच जो है वो हुआ। ग्लास बॉटल्स, कांच और अदर वेपनरी, मतलब हथियार जो है वो लेके आए थे, और जो भी स्थानीय लोग थे उन लोगों को भी कहा गया था कि आप अपने छतों पे और घरों में वेपन्स और पत्थर जो है छुपा करके रखिए और पोजीशन लेके बैठिए। 200 से अधिक बाइक्स, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है काले टेप से या पेंट से रंग दिया गया था ताकि नंबर ना पता चले और डिटेक्शन ना हो पाए। आप देखिए किस तरह से ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि बाइक अगर यूज भी होगी हम काले रंग से करेंगे ताकि हम तक ट्रेस होके ना आए। 3000 के लगभग कांच की बोतलें तैयार की गई थी, और वो जो है प्रोजेक्टाइल की तरह पेट्रोल बम, जो मोलोटॉव कॉकटेल होता है, उसमें एक कपड़ा डाल देते हैं और पेट्रोल डाल कर उसमें आग लगा के फेंकते हैं ताकि वो बम की तरह फटता है। और जिस दिन यात्रा था सारे मुस्लिम जो है वो गैदर होते हैं और हिल्स पे चले जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वाले पोजीशन पे, और जो नलहर का महादेव मंदिर था वहां पर वो बोतलें और पत्थर और वेपन्स लेकर के ऊपर से वांटेज पॉइंट मिलता है उनको ढंग का, तो वहां से वो अटैक करने के लिए तैयार थे। यहाँ पे भी ये जो 2 दिन पहले का है उसके बारे में हॉकाई ने एक ट्वीट किया है कि कैसे 2 दिन पहले से तैयारी थी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और पुलिस जो है अपने कपड़े हटा करके अटैक से बच रहे थे। साइबर पुलिस थाना अटैकर्स जो है वो चिल्ला रहे थे कि इन सालों को जिंदा जला दो।
साइबर पीएस के कॉप्स को, जो पुलिस स्टेशन था, क्योंकि 100 करोड़ का इनका बस्ट किया था अप्रैल में, तो वो ज्यादा इनके रडार पर थे। एम्बुश किया गया पूरे पुलिस स्टेशन को एक प्री प्लान मैनर में, और अभिषेक का भाई, जिस अभिषेक की मैंने थोड़ी देर पहले बात की, तो वही में उसको गोली लगी। सहायता के लिए वो आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद एक तलवार के साथ आदमी आया और उसके गर्दन को काट करके वहां से भाग गया। गुरसेवक जी एक बेटे हैं और एक किसान हैं, 2 बच्चों के पिता भी हैं, होमगार्ड थे। उनको उनके कलीग जो है नीरज, उसके साथ गोली लगी। ये सारा कुछ चला है इतने डिटेल में। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इन सब के डिटेल में जब तक आप नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसे कहीं पे दंगा हो गया, कोई जा रहा था पत्थरबाजी। नहीं, इसका एक एक डिटेल जानिए। भले आपको ये लंबा सुनना पड़ रहा हो मेरा पूरा वीडियो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये सब का यूज करके ये लोग आगे बढ़ते रहे, और पुलिस को बिल्कुल भी हवा तक नहीं लगी कि क्या चल रहा है, या लगी हो उनको लगा कि छोड़ो यार। अब एक प्रश्न आता है कि सरकार जो है, मतलब बाकी लोग क्यों प्रोसेसन लेके, मतलब ऐसे दंगों पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती। और मनोहर लाल खट्टर जी को जवाब देना चाहिए कि आपने क्राउड नियंत्रित करने के लिए, जाट आंदोलन जब हुआ था तो पुलिस से फायरिंग करवाई थी। एक एक दिन में 7-7 लोग मरे झज्जर में। वो भी आप ही की सरकार, आप ही की पुलिस थी खट्टर साहब, 2016 या 17 की बात है। राम रहीम के समर्थकों पे भी आपने गोली चलवाई थी। आपको पता था कि वो आएंगे, और आपने रबर बुलेट या पैलेट गन या वाटर कैनन फायर नहीं किया था, आपने प्रॉपर बुलेट्स फायर करवाई थी। तो फिर पता चलता है ना कि पुलिस आपकी सो रही थी, अब जगी है, अब पैरामिलिट्री आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन आपकी पुलिस और आपका प्रशासन सो रहा था। और आप अभी भी जो राइट को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से आपने जाटों के ऊपर, हरियाणा के जाटों के ऊपर गोली चलाई थी, राम रहीम के समर्थक, वो भी जाट ही रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, तो आपके ऊपर यह प्रश्न तो आएगा कि आप आज चुप कैसे हैं। अब हम चलते हैं वामपंथियों के जो विक्टिमहुड का नैरेटिव चल रहा है उसके ऊपर। ये रवीश जी हैं, ये बेचारे लिख रहे हैं गोदी मीडिया 10 साल से जहर फैला रहा है। बेचारे स्वयं भी 10 साल से थे, इसी साल तो ये अलग हुए, मतलब पिछले साल नवंबर में, तो अपने आप को भी समझ नहीं, ये तो लैपडॉग मीडिया में आते हैं। वैसे ये जो है, ये दुखी इस कारण भी हैं कि विपक्षी दलों के लोग, मतलब भाजपा, गैर भाजपा के जो है, या इंडिया INDIA वाले जो है, इंडी अलायंस, उनके लोग जो है, अभी एक स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे अधीर रंजन चौधरी चले गए थे, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से। वो चले गए, तो इनको काफी दुख हो रहा है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। बोल रहे हैं पूरा बहिष्कार कर दीजिए, जैसे कि ये अगर बहिष्कार कर दें तो मतलब वो चैनलों का धंधा जो है बैठ जाएगा। बहिष्कार अगर कर देंगे ना तो अच्छी बात हो जाएगी कि ये लोग जो, ये जो कुत्ते की तरह, सुअरों की तरह झांव झांव कांव कांव करते रहते हैं, ये मीडिया चैनलों के स्टूडियो में, कम से कम घर में लोग जो न्यूज़ देखते हैं उनको थोड़ा शांत वातावरण मिलेगा। ये सब देखे ना, ये कुत्ते बिला यही सब है यहाँ पे, प्रवक्ताओं के नाम पे इस देश में। आप देखिए स्टूडियो में किस तरह की ककाफनी वहां पे वो चल रहा है, अपना लगातार हो हल्ला, किसी कोई मतलब नहीं है कि जो टॉपिक लिया है उस पर 2 लाइन बोल लो, नहीं बोलना है। तो खैर, इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि इनका कहना है कि जहर बांटा जा रहा है, और वही कि मुसलमान जो है विक्टिम है। आरफा जी का ट्वीट पढ़िए, और 3-4 ट्वीट है इनका। एज ए मुस्लिम एंड ए जर्नलिस्ट इट फील्स लाइक वी आर डॉक्यूमेंटिंग आवर ओन इन। तो आरफा जी को किसी ने ट्विटर पे ही एक सलाह दी थी कि आप दोनों ही चीजें छोड़ दो, मुस्लिम होना भी छोड़ दो और पत्रकारिता भी छोड़ दो, दीन दुनिया सब बच जाएगा। अगर आपको इतनी समस्या हो रही है
आपको इतना कष्ट हो रहा है तो आपको जो है अपना प्रोफेशन त्याग देना चाहिए, क्योंकि आप क्या करती हैं प्रोफेशन के नाम पे सबको दिखता है मिस फोटोशॉप एक्सपर्ट महोदया। और उन्होंने एक रीट्वीट किया है, ये अनी जैदी करके कोई है, कि जब विद्यार्थी, किसान और कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो होते हैं वो एक प्लाकार्ड और ये सब लेके आ जाते हैं तो वाटर कैनन, टीयर गैस ये सब निकल जाता है, लेकिन जब ये मर्दों की भीड़ें बंदूक, चाकू और एक दूसरे के घर को आग लगाते हुए आती है तो ना वाटर है, ना टीयर गैस है, ना बैटन है, ना पैलेट गन है। अब पता नहीं ये आरफा जी ने, इनको लगा होगा कि अपने ही तरफ की है, मुसलमान है, तो संभवतः, क्योंकि इस ट्वीट में तो इस्लाम का जिक्र है नहीं कि मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनका टीयर गैस ये सब कहाँ पे चला जाता है। तो इन्होंने लिखा, ये अच्छी बात है, ये अच्छा, मैं इनसे एग्री करता हूँ अनी जैदी जी से, कि सही में पुलिस को यहाँ पे पैलेट गन नहीं, प्रॉपर गन लेके, और जो भी लोग बंदूक चला रहे थे, जिन लोगों ने मुसलमानों ने आग लगाया घरों में, दुकानों में जिन्होंने आग लगाया, उन पे तो प्रॉपर तरीके से बुलेट से फायरिंग तो होनी चाहिए थी। पुलिस नदारत थी, पुलिस स्वयं छुप रही थी। तो यहाँ पे जैदी साहिबा से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अब जुबैर का ट्वीट देखिए। जुबैर जो है ये बजरंग दल और वीएचपी को टारगेट कर रहा है कि पहले ये लोग हिंसा भड़काते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हरियाणा में हिंसा होगी। अब जुबैर जो है अभी उडुपी पे, जब वो लड़कियों के वीडियो बनाने वाला कांड हुआ था, वहां पे लगा रहा था कि पुलिस देखिए क्या बोल रही है, आप लोग गलत लिख रहे हैं, पुलिस ने बोला कोई कैमरा नहीं था और कोई केस नहीं फलाने को। अभी जुबैर को पुलिस का नहीं दिख रहा है कि पुलिस का स्टेटमेंट क्या है या होम मिनिस्टर क्या बोल रहा है। मतलब तुम जिस स्टेट में हो वहां की पुलिस और वहां का होम मिनिस्टर चूंकि कांग्रेस का है तो वो मानने वाला है, और यहाँ पे है तुम नहीं मानोगे। और यहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल वाले, जिनके लोग मरे, जिनकी यात्रा जा रही थी, और वही जो है अचानक से, मतलब वही जो है उत्प्रेरक भी हो जाता है और वही जो है पीड़ा पहुंचाने वाला भी हो जाता है। ये यहाँ पे कि वीडियो डाल रहे हैं कि बजरंग दल के एक्टिविस्ट जो है गन लेकर के चल रहे हैं, क्या इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है? मतलब बैठे हुए, इसको लगता है ना कि प्रियंक खड़गे इसको सलामी देता है ट्विटर पे, तो इसको लगता है कि सब पुलिस जो है इसके हिसाब से चलेगी। अब वो वीडियो कहाँ का था, कब का था, कोई नहीं जानता। हो सकता है पुराना हो, क्योंकि जुबैर का इतिहास रहा है प्रपंच फैलाने का, फैलाता है, उसके 2 दिन बाद माफी मांगता है, ट्वीट डिलीट करता है, ऐसा इसका पूरा इतिहास रहा है। तो हो सकता है कि वो उसी चक्कर में वही फैला रहा हो। यहाँ पे भी कोई सच्चाई नहीं है। अब राजदीप का तो मैंने आपको दिखाई दिया कि जो लोग मरे हैं, ऐसा नहीं है कि राजदीप ने जब ये ट्वीट किया है ये तकिया वाले का, तब तक इसके पास जानकारी नहीं होगी कि होमगार्ड के भी 2 जवान आहत हुए हैं, मर गए हैं, और 10 से अधिक पुलिस वाले घायल हैं। गोली लगी है या पत्थर लगा है, जान बचा के भागे। बोथ कम्युनिटी। और फोटो किसका लगा है? मुसलमान तकिया खोज रहा है, अरे बाप रे मेरा दुकान जल गया। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने दोगले हैं। बैलेंस करते हुए भी नहीं दिखना चाहते ये, कि चलो आधा आधा में दिखा दो। सबको पता है मुसलमानों ने घेर करके हिंदुओं को टारगेट किया है, तो फिर भी लेकिन बैलेंस करने के लिए आधे में अभिषेक का फोटो लगा दो, शक्ति सैनी का फोटो लगा दो। नहीं, वीडियो चलाएंगे, उसके तकिए का दुकान जल गया, आप कौन दे भाई? उसका जितने का जला उससे अधिक का उसको मुआवजा मिल जाएगा, नहीं तो उसकी कम्युनिटी दे देगी जिसने पूरा प्लान किया था ये दंगा। अजीत अंजुम बेचारे, ये तो अलग ही, इस गरीब का क्या कसूर था। और कौम अजीत अंजुम ने नुक्ता भी लगाया, इनकी छोटी सी दुनिया दंगों की भेंट चढ़ गई। कई नफरती एंकर आज जहर के हैवी डोज के साथ हाजिर है। नुक्ता प्रॉपर अजीत अंजुम लगाता है, ये बात है इसमें, नुक्ता लगाता है बेचारा पूरा ढंग से। हैवी डोज लेके तो आप भी आते हैं, भैंसा को देखे कभी इंजेक्शन देते हुए? मोटा वाला पिचकारी रहता है प्रॉपर। तो
अजीत अंजुम जी, आप, मुझे लगता है कि आपको वो कोई इंजेक्शन दे देता है कहीं पे, और वो लेकर के आप आते हैं, और आप जिस तरह से हाथ मचल मचल के कूदते फांदते हो, साला स्क्रीन से मैं डर के मारे आपके वीडियो नहीं देखता हूं, मुझे लगता है आप स्क्रीन से बाहर आ जाओगे ऐसे ऐसे करते हुए। अपने आप को कैरिकेचर मत बनाओ, मैं जानता हूं आप अच्छा खासा कमाते हैं, मतलब अपने आप का कार्टून मत बनाओ इस तरह से। जो राजदीप को मैंने बोला कि कम से कम बैलेंस करते हुए भी दिख जाओ, सबको पता है किसने आग लगाई, नफरती एंकर कौन है, जस्ट कि तुम जो है अपने शब्दों को एक अलग तरीके से प्रयोग में लाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही कर रहे हो। रवीश का बार बार आपातकाल कह देना वो ज्यादा घटिया बात है, वो ज्यादा जहरीला है, बजाय इसके कि कोई किसी का सर फोड़ रहा है। तुम लेजिटिमेटली चुनी हुई सरकार को आपातकाल और फांसीवादी और तमाम तरह की बात, एक बार नहीं 2 बार चुनी हुई सरकार को बोलते हो, वो अधिक डेंजरस है। तो अजीत अंजुम जी, आप भी बेगूसराय के हैं, बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा के मत आया किसी, वो सही नहीं लगता है मतलब। और ये जुबैर का वही विक्टिमहुड वाला। तो मित्रों, ये मेरा था, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछा है, 1 घंटा 26 मिनट तो हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लेते हैं, इन प्रश्नों को लेने की चेष्टा करते हैं। जल्दी जल्दी इन सब का उत्तर दूंगा। संतोष जी, वाई राइटर्स आर नॉट डेल्ट विथ एन आयरन हेड। चल रही है तैयारी मित्र, चल रही है। अभी तक जो मुझे पता चला है कि इमीडिएट उस तरह का रिस्पांस नहीं होगा जिस तरह से हम योगी के क्षेत्र में या राज्य में देखते हैं, बट केस जो है प्रॉपरली बनाया जा रहा है ताकि इन्हें बेल ना मिले और इनके जो भी मास्टरमाइंड है उन पे यूएपीए या एनएसए लगाया जाए। तरुण जी, अजीत जी, आपके हर प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। सौरभ लांबा, आपका आभार। हनीबल बारका, मोदी जी cannot be defeated by anyone other than one person, he himself, Modi ji. BJP is unholy policies against Hindus are triggering resentment among silent majority. Its downfall started. What do you think? मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं कि मोदी जी को या भाजपा को उनकी नीतियां ही हराएंगी। हराने से तात्पर्य यह नहीं है कि वो मेजॉरिटी उनको नहीं मिलेगी, बट जो 350 और उससे अधिक ये सोच रहे थे कि हमें 2014 के बाद जिस तरह का मोमेंटम मिला था 19 में, उसको पुश करके 24 में अधिक आएगा, तो उनकी नीतियों के कारण मुझे वैसा संभव होता नहीं दिख रहा है। मुझे अभी भाजपा 275, 80, 90 तक जाती दिखती है अगर इसी तरह से चले। दिसंबर तक में अगर वो वक्फ एक्ट के ऊपर, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर, इन सब के ऊपर कुछ लेकर के आ जाती है, मतलब तभी हम देख पाएंगे कि कुछ उन नंबर्स में सुधार आएगा। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस समय एक मास हिस्टेरिया आएगा। लेकिन जो लोग या मेरे जैसे लोग जो हैं, जो बोल बोल कर थक चुके हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है, तो मैं आपके स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूं। मोदी को मोदी ही हराएगा, भाजपा को भाजपा ही हराएगा, और हराने से तात्पर्य यह है कि उतने नंबर्स नहीं आएंगे जितना आप एज्यूम कर रहे हैं। अल्ताफ खान, बहुत बहुत आभार। द आयरनी विथ बीजेपी इज दैट they get accused of being authoritative by one side and the same time get accused of not being strict enough by the other side. Do you think this riot will turn out to be in BJP's favor? Is it possible that BJP has let riot happen to gain such an advantage? दो हिस्से हैं आपके, एक अवलोकन है और एक प्रश्न है। पहला तो यह है कि हाँ, भाजपा को फांसीवादी वो लोग कहते हैं। एक न्यूट्रल आदमी जानता है कि भाजपा फांसीवादी नहीं है। अगर कोई फांसीवादी था तो कांग्रेस था, और
जिस तरह से इनकी गवर्नमेंट दूसरी जगह पे काम कर रही, या एमवीए जो था वहां पे जिस तरह से लोगों को, समीर ठक्कर को, इन लोगों को उठाया गया था, या अर्नब को, तो पता चलता है कि फांसीवाद क्या होता है। या बंगाल जाके देख लें। हम लोग ऑब्वियसली हम कहते हैं कि तुम रूथलेस नहीं हो जितना होना चाहिए। तुम्हारे सामने बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो तुम प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो। और केवल ऐसा नहीं है कि कुछ हो जा रहा है कहीं पे, नहीं, लाल किले पर हमला हो जा रहा है और तब भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कब तक कोई जो है डिफेंड करता रहेगा कि नहीं नहीं जो है मोदी जी ने किया है तो सोच के ही क्या होगा, तो वो समझ में नहीं आता है। तो ये अवलोकन भले ही है, लेकिन इसका पहला हाफ जो है कि दूसरे जो एक्यूज करते हैं वो गलत है, और दूसरा हाफ जो है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वह नहीं हो रहा है, यह सही है। जहां तक इस राइट की बात है, बीजेपी के फेवर में कोई भी राइट तभी जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से देखा जाए कि हमें लगता है कि राइट से पोलराइजेशन होता है। अब स्थिति यह हो गई है ना कि राइट से पोलराइजेशन वहां पे होता है, 2002 में हुआ करता था, जब इस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया नहीं काम करता था, जब पता नहीं था, एक तरह की चीज आपने लिख दी। अब यहां पर क्या है कि विक्टिम कौन है, और उसके विक्टिम होने में पहले मुस्लिम जो है विक्टिम कार्ड खेलता था, या आप एक कुछ कर लेते थे कि बाबरी गिरा दी, यहाँ पे 59 कार सेवकों को जलाया, उसके रिटेलिएशन में भयानक दंगे भड़क गए। वो प्लान्ड नहीं होते थे। अब क्या है, राइट्स प्लान्ड होते हैं और उसका विक्टिम हर बार हिंदू बनता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी कहीं पर भी राइटर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इस कारण से जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, उससे हमारे अपने ही समर्थकों में एक नैराश्य आता है। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि यार हम कब तक मरते रहेंगे। ये जो निराशा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बीजेपी के फेवर में नहीं जाएगी। अभी दंगे हुए हैं तो फेवर में लाने के लिए जो मैंने आपको मतलब खट्टर साहब को सुझाव दिया कि आप 10-15 दिन के भीतर जो भी सोमवार हो, आप आज एक स्टेटमेंट आज या कल में दीजिए कि हिंदुओं को चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं जलाभिषेक करवाऊंगा। और नलो वो जो है मंदिर, वहां तक आप जाइए, नलर मंदिर तक शिव जी के, और वहां पे स्वयं जाइए, आप फ्रंट में चलते हुए अपने गृह मंत्री के साथ जाइए, तब जाके आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो केवल दंगे करवा के भाजपा अगर चाह रही कि एडवांटेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हिंदू वोट इनफैक्ट स्प्लिट हो रहा है। विक्रम चहल जी धन्यवाद, अनामिका जी धन्यवाद, थैंक यू अजीत जी फॉर ऑलवेज स्टैंडिंग विद ट्रूथ, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। अमित दुबे, रेज फंड्स फॉर हिंदू विक्टिम, प्लीज गो इन एरियाज, वी ऑल विल फंड द विक्टिम। विक्टिम्स को फंड करने की उस तरह से नहीं है। अभी 1-2 दिन में वैसे कपिल मिश्रा जी हैं, वो आरंभ कर देंगे, और वो तो है हमारा एक मैकेनिज्म। लेकिन बात यह है अमित जी कि कब तक हिंदू मरेगा और कब तक हम फंड करते रहेंगे, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। फंड आपको करना है, ठीक है, इतना बड़ा राष्ट्र है, हिंदू कहीं ना कहीं मरेगा, तो आप 50 करोड़ का, 100 करोड़ का कोई संस्थागत सपोर्ट होना चाहिए कि एक कॉर्पस फंड है कहीं पे, किसी के साथ कुछ हुआ तो इमीडिएटली एक हेल्प जो है उसको पहुंच जाए। वो जो है होता हुआ नहीं दिखता है। वो फंड कौन मोबिलाइज करेगा? विधान दवे जी आभार आपका। अ वीक डे, ये बात सही है कि बीजेपी हमारे साथ नहीं है, पर बीजेपी के कुछ लोग ही हिंदू के साथ खड़े हैं, उसमें भी कुछ ही साथ देते हैं टाइम आने पे। जब तक इनकी कॉम्बिंग नहीं होगी तब तक चीज़ें सही नहीं होगी। देखिए, कल भी मैंने इस बात पे बोला था, संभवतः ये एक जो नैरेटिव चलता है कि कल्याण सिंह के साथ जो है हिंदू खड़े नहीं हुए फलाना, भाई वो अलग समय था।
उस समय ऐसा नहीं था कि भाजपा लगातार पावर होल्ड कर रही थी 92 तक, जो है 40 सालों से भाजपा सत्ता में थी, नहीं थी। अभी लेकिन 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार ट्रमेंडस मेजॉरिटी के साथ आपको हिंदू आपके साथ खड़ा दिखता है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाजपा के कुछ लोग हिंदू के साथ होते लेकिन हिंदू उनके साथ नहीं होता है, इस तरह की चीजें। भाजपा को यह दिखाना होगा कि बाकी चीजें अपनी तरफ चल रही हैं, हम मुस्लिमों के लिए भी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं के लिए भी चिंतित हैं। ये वाला एस्पेक्ट जो है ना, अपीजमेंट करना है करो यार, कर लो तुमको जितना करना है, लेकिन हिंदुओं के लिए भी कुछ करो। उनके घाव पर मतलब मलहम लगाने की जगह तुम जो है नमक और मिर्च देकर जो कुरेदते हो ना, उधर दंगे हो रहे हैं, इधर चल रहा है कि हम पसमानदा लोग जो है राखी बंधवाए पसमानदा से। हर सांसद जो है, एनडीए के सांसद एक एक मुसलमान से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाए। ये सब जब चलता है तो बहुत दुख होता है। क्या करें जिससे आप प्रधानमंत्री का स्पेशल एडवाइजर बन सके, बाकी सब तो भांग पीकर सो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रधानमंत्री का एडवाइजर बनने की योग्यता रखता हूँ। उसके लिए बहुत पॉलिटिकल मतलब एक्यूमेंट चाहिए, जो मुझे नहीं लगता, और ना ही मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का कोई भी रुचि नहीं है। ये एडवाइजर बनने का जिनका काम है वो अगर सही से अपना काम कर लें, जो 4, 5, 10 लोग जो जिस तरह से करना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे एक्चुअल सेंटिमेंट एनालिसिस वो ऑन ग्राउंड भी करें, डिजिटली भी करें, तो बहुत कुछ जो है वो सुधर सकता है। धन्यवाद आपका नानसूर सूबा। मन्ना चंदा जी आपका भी धन्यवाद। पुलकित त्यागी, अरे पुलकित त्यागी तो मेरे साथ काम करता है, उसने पैसे दे दिए क्या? अच्छा, जो अगर आप दूसरे हैं तो आपको धन्यवाद। ललित चंद, आप अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद ललित भाई। विष्णु गर्जे, धन्यवाद। एक केंद्रीय मंत्री तो हिंदुओं को ही दोषी बता रहा है, व्लादिमीर भाई। जी हाँ, उस पर मैंने बोल दिया भाई। पल्लव दास, let's ask government to pass an anti-jihadi bill and block highways. We can finance for khichdi, roadside jagrata for the protesters. ये एक तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा वामपंथियों को या इस्लामिस्टों को कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में दे हैव द एक्सपर्टीज। उनको पता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे करना है। और ये सरकार हर 100-200 की भीड़ के सामने जो है ना वो झुक जाती है, यह भी दिखता है। तो हिंदुओं के लिए एक रास्ता तो यह है कि हाईवे जाम कर दीजिए और फिर बैठ जाइए, लेकिन फिर वही है कि हिंदुओं पे गोली चलाने में इस सरकार को तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि डाउट होगा, वो चलवा देंगे। वो फिर फुल इंदिरा गांधी मोड में आ जाएंगे कि संसद के सामने साधु लोग आए और गोली चलाओ, हाँ गोली चलाओ, इनको डिस्पर्स करने के लिए। इनके जो विरोधी हैं उनको ये चुंबन आलिंगन करते रहेंगे, बट इनके जो साथ के लोग हैं वो, उनकी मात्रा इतनी अधिक है कि इन्हें लगता है डिस्पेंसिबल है, हटाओ यार इनको, 2-4 गोली मार दो, अपने सब भाग जाएगा। तो खैर, संजय पांचाल जी, आभार आपका। नैतिक ग्रेमैन, देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बन चुके हैं, बीजेपी तो अल्लाह और रसूल के बारे में बोलने तक नहीं देती, बोलने नहीं देंगे, और भाईचारा का चूरन जबरन खिलाते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नहीं, बीजेपी अल्लाह और रसूल के बारे में अब स्वयं बोलने लगी है। कुछ दिन में आपको अजान देते हुए भी बीजेपी के नेता दिखेंगे जिस लाइन से जा रहे हैं। हाँ, हम लोग ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, जान सबको प्यारी होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैंने तरीके बताए इसी वीडियो में, कैसे किया जा सकता। खुशी जी आभार। भरत तेलुगु भाई आभार। अन्ना अपोजिशन वांट्स अनदर जलियांवाला बाग, बिल्कुल, और उसमें हिंदू ही मरेंगे।
दुर्भाग्य है। और छोटे छोटे जलियांवाला बाग टाइप के सिचुएशन आप सोचिए ना कि मणिपुर में हिल टॉप से गोली मार रहे हैं कुकी लोग, तो वो क्या जलियांवाला बाग नहीं है? रैंडम विलेजेस को आग लगाया जा रहा है, वो जलियांवाला बाग नहीं है? बिल्कुल उसी तरह के पैरेलल्स हैं। Raj, why Hindu depend on government? What if government changes like masjids? Why not build institutions that involve every Hindu in building street power by congregation? ये सही है थ्योरेटिकली आपकी बात राज भाई, लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटा कौन? जिन संगठनों को हमने हिंदू संगठन अभी तक माना था, वो संगठन तो कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का ठेका तो नहीं ले रखा है। तो अब एक नया संगठन बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत ऊर्जा लगती है, और आपको अपने ही लोग गोली मारने के लिए तैयार रहेंगे, अपने ही लोग। आप संगठन बनाने की चेष्टा कीजिए। अरे कोई नेता उभरने लगता है, वो तो बर्दाश्त नहीं होता है बहुत लोगों से कि ये बड़ा नेता ना बन जाए। आप यहाँ कह रहे हैं कि संगठन आप बना लेंगे, तो वो आपको करने नहीं देंगे ऐसा। अब हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हर लड़ाई गवर्नमेंट नहीं लड़ेगी, हमें भी एक होना पड़ेगा, रोड पे निकलना होगा। ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ, वही मैंने बताया कि बजरंग दल है या ये लोग हैं, तो ये लोग जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात करते हैं, राष्ट्रव्यापी मत कीजिए आप। एक दिन बनाइए, फलाना दिन, और बोल दीजिए कि इतनी तारीख को रेलवे स्टेशन ये सब से धीरे धीरे करके पहुंचो। एक दिन मत पहुंचो, 1 महीने का समय दीजिए और इन लोगों को बुलाइए, इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। पैदल यात्रा पे निकलिए, और जब आपको जहां पे रोका जाएगा वही खबर बनेगी, वही समाचार बनेगा, वही मीडिया लाइव डिस्कस करेगी, वो होगा, वही एकमात्र तरीका है। जितेंद्र भाई धन्यवाद। One community is totally dependent on state for its protection, while the COM attacks only Kafirs but also police. Glaring imbalance in power. हाँ है, imbalance in power तो है ही। क्या कहा जाए कि नेचर नहीं है एक कम्युनिटी का अटैक करने का। एक कम्युनिटी ने कभी उस तरह से देखा ही नहीं। हाँ, उसके घर तक आग पहुंचती है तो फिर वो रिटेलिएट करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि चुप रह जाते हैं। हाँ, पुलिस पे, सिस्टम पे, तंत्र पे, संविधान पे, इन पे हमारा विश्वास थोड़ा अधिक होता है बाकी लोगों की अपेक्षा। Crux is common Hindu is not mandated to involve in institution that generates street power where every Muslim is involved by regular। हाँ, ये तो है ही। वही बात है कि हम हर फ्राइडे को या हर रविवार को मास या नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, तो वो है एक समस्या, क्योंकि उसकी कभी आवश्यकता पड़ी नहीं थी। अब हाँ, ये एक फ्लॉ की तरह लगने लगा है कि हम कहीं ना कहीं अपनी धार्मिकता से, अपनी सामूहिकता से दूर जाते, मतलब निकल चुके हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है। What's the use of winning elections if you don't have control of the system? Why doesn't BJP realize this? BJP realize तो कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, they are realizing it। लेकिन वही है कि उन्हें लगता है कि जो हमारा कोर वोटर है उसके सामने और कोई विकल्प है नहीं, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। तो बाकी जो है उसको तुष्टीकरण करके, उसको अपीज करके कुछ 2-4 वोट वहां से लाए जा सकते हैं, तो वो उसमें लगी हुई है। वो मैथमेटिक्स में थोड़ा आजकल ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अपोजिशन पावरलेस है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो है वो उनकी स्थिति जो है थोड़ी खराब होने जा रही है, उनको भी पता है ये बात। वैभव अग्रवाल, बीजेपी आफ्टर 19 इज मेयर डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल, मैं एकदम अग्री करता हूँ। 19 के बाद समाप्त हो गए ये लोग। मोदी जी ट्रैक पे आ सकते हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? ये देखिए, हर नेता को जिसको सत्ता में बने रहना है, वो ट्रैक व्रैक तो वो बहुत ज्यादा डाइग्रेस नहीं करता। उसको जिस दिन अस्तित्व पे संकट दिखेगा तुरंत वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं ना नेता, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मोदी जी भी करेंगे, आखिर है तो नेता ही। इफ योगी इज पीएम, हाउ विल ही हैंडल प्रेशर फ्रॉम ओआईसी? अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मृणाल जी।
ओआईसी, अब क्या होता है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां तक तो ठीक रहता है, आप अपने आप में ही लिमिटेड रहते हैं, आपके पास छूट होती है कुछ तरह की। जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स और बाकी स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो है दे ऑल कम इनटू पिक्चर। तो उसके बाद उतनी फ्रीडम आप पे नहीं होती। जब आप पता चले कहीं से तेल ले रहे हैं, कहीं से साबुन आ रहा है, कहीं जो है बंदूक, कहीं गोली खरीदने, कहीं युद्धपोत खरीदे जा रहे हैं, आप जहाँ से ले रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पे है, ओआईसी वालों पे, तो वो आपका आर्म ट्विस्टिंग करेगा कि हम ये समझौता नहीं करेंगे अगर तुम उसके हिसाब से नहीं चलो। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसमें एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रह पाता, मतलब अपने ही देश में डिसीजन लेने के लिए उस तरह से नहीं फ्री होता है। मोहित भाई आभार। क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है, हमें क्या करना चाहिए? आवाज उठाते रहिए, और मैं क्या बोलूं यहाँ से कि क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि जब इस तरह के आयोजन हो, समारोह, यात्राएं हो आपके आसपास में, तो इकट्ठा होइए, दिखाइए लोगों को कि हमारे भी पास भीड़ की शक्ति है, हम भी रामनवमी में जुलूस निकाल सकते हैं, और अपने हर त्योहार को सड़कों पे आके, सार्वजनिक स्थानों पे आके मनाइए। रविंद्र जी, गवर्नमेंट तो यूजलेस हिजरा है, बट व्हाट इज हिंदू डूइंग? Haryana, Hindu majority state, Hindu must give such reaction that Mewat becomes empty final permanent solution. देखिए रविंद्र जी, ये बातें लिखने में बहुत आसान है, बाकी जो आपने बोला उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता इस प्लेटफॉर्म पे। मैं नहीं करूँगा इंडोर्स, मैं कंडेम नहीं करूँगा, क्योंकि 80% जहाँ पे मेजॉरिटी है उसमें वैसे भी लोग होंगे जो इस पूरे मतलब हिंसा का पार्ट नहीं है। तो आप सफाई की जो बात करें वो थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का हो जाता है। आपको ऐसा करने से, कहीं पे भी लिखने से बचना चाहिए, ये लीगली भी आपके लिए उचित नहीं है। विवेक जी, आपका आभार। जीत धनेशा, जिस हिसाब से सिचुएशन है, लगता है कि हिंदू का कोई फ्यूचर है। अब हम भी फेक न्यूज़ वाले करें तो हमको पकड़ लेते हैं, हम दंगे करें और हम पे गोली चलते हैं तो हम करें क्या? ये सिचुएशन आपकी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हम आखिर करें क्या, जाए तो कहाँ जाए। रितेश रंजन, अब सभी मुस्लिम क्षेत्र देश के हर आम नागरिक को पता होनी चाहिए। सभी क्षेत्र का नाम एक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे ऐसा जगह क्रॉस करने से पहले सतर्क होकर जाएगा। इस पर आपका क्या कहना? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि, और आप जो कह रहे हैं वो कटाक्ष मैं समझ रहा हूँ कि क्या इस देश में अब संवेदनशील इलाके घोषित हो जाएंगे जहाँ पे दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं जा पाएंगे। ये वाकई मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक हिंदू को इस तरह से सोचना पड़ रहा है। अनुपम जी, आपका आभार। पुनीत कौशिक जी, आपका आभार। आरएसएस राष्ट्रवादी है कि नहीं वो भी सामने आएगा। गोली चलेगी तो चल जाएगी, पता तो लगेगा कि लोगों को कितना हिंदुत्व को सपोर्ट करती है बीजेपी। बिल्कुल, ये तो है कि अगर भीड़ एक बढ़ेगी तो अपने आप वो समाचार बन जाएगी। अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड और पूरे इधर उधर हो रहा है। एक साथ आप बढ़िए, उसके बाद पता चल जाएगा, सबका नेचर पता चल जाएगा, संघ का भी, भाजपा का भी, बाकी लोगों का भी। I think BJP has lost its plot. I agree to certain extent. चलिए दोस्तों, आप सब आए। मैं बाकी जो नॉर्मल जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका प्रश्न नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि 40 प्रश्न ऐसे थे जो स्टार्ड हैं, जिन्होंने मतलब डोनेट किए हैं चैनल को। तो इस कारण से आप लोग भी, फिर से ये वीडियो का अंत में कर रहा हूँ, अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं आप। पेट्रियन पे जाना है, पेट्रियन से, पेपाल, बाकी का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो
डला हुआ है। आप सब आए और लगभग 2 घंटे तक 4000 लोग हैं, बीच में 5600 तक गए थे। तो आप लोग जुड़े और इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए